आप सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज की इस प्यार भरी क्लास में। एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक आज हम आप सभी के साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन तैयार करता है। आप कोई भी मॉक कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे, इससे आपका क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ रिसेंट एग्जामिनेशन से भी हम लोगों ने चुनिंदा सवाल इस सेशन के लिए उठाए हैं ताकि आप लोगों को लेवल भी पता चल जाए और एग्जामिनेशन किस हद तक आपको परेशान कर सकता है वो भी पता चले। तो चलिए समय बचाते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आया, रमन इज वन ऑफ दोज, यानी कि रमन है। यहां पर ये इज है अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब की खास बात ये होती है कि सब्जेक्ट के बाद जब लिंकिंग वर्ब होती है तो इसके साथ हम हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं। तो यानी कि रमन है एक, एक है किसमें। अब यहां आपको एक पॉइंट और याद रखना है मेरे बच्चों, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन हमें चाहिए। तो वन ऑफ के बाद दोज, दोज अपने आप में डिटर्मिनर है प्लूरल के लिए, और ये लिखा प्लूरल हमारे सामने सन्स, और सन्स से पहले ये एडजेक्टिव है। तो ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन की खूबसूरत बात ध्यान रखनी होगी। रिलेटिव प्रोनाउन हमें कहता है कि अपने से पहले आए हुए एंटीसीडेंट के लिए, है ना, अपने से पहले आए हुए एंटीसीडेंट के लिए अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन एक सब्जेक्टिव केस का काम करे तो आने वाली ये जो वर्ब है वो इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को यूज करनी है। तो मेरे बच्चों इन तीनों पॉइंट्स को हम अगर देखने का काम करते हैं तो हु रिलेट कर रहा है ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया को। अब ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया के हिसाब से तो बातचीत प्लूरल की तरफ चली गई, तो प्लूरल होने की वजह से यहां हैज नहीं, हमें हैव लगाना पड़ेगा। अर्निड एवरलास्टिंग, इन्होंने कमाया क्या, एवरलास्टिंग फेम। फेम अपने आप में नाउन है और ये नाउन से ठीक पहले आया हुआ एक एडजेक्टिव है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का जेरंड कहने का काम करेंगे, ठीक है ना। अब किस चीज के लिए प्रेपोजिशन हमारे सामने आ गया है, ठीक है ना। ये प्रेपोजिशन क्या बताने का काम कर रहा है, रीजन बताने का काम कर रहा है। इन्होंने कभी खत्म ना होने वाला मान सम्मान पाया है किस चीज के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि बाकी का सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है, बस यहां रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से हम लोगों ने एग्रीमेंट को सही किया। बढ़िया सवाल है मेरे बच्चों। सवाल नंबर 2 की तरफ ध्यान से देखते हैं। कहता है द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द थक्कर कमीशन रिपोर्ट on the assassination of Mrs. Gandhi have raised several vital questions। एक अच्छा बेहतरीन सवाल है, एग्जामिनेशन का फेवरेट सवाल है, ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में देखा गया है। यहां पर एक ट्रिक तो हमें बनाकर चलनी पड़ेगी कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब इसी चीज को अगर थोड़ा एक्सपेंड हम करते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद इसका अपना जब ऑब्जेक्ट आता है तो आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा इसमें प्रेपोजिशन से पहले लिखे हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री करेगी। तो मेरे नन्हे बच्चों यहां पर हमारे सामने डिस्क्लोजर, ये सब्जेक्ट बन गया, ऑफ अपने आप में कुछ और नहीं प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। फिर से आगे हमने देखा ऑफ, तो आप कहेंगे सर ये भी प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का हमारे सामने फिर से हो गया क्या चीज, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे फिर हम इसी टेक्निक पर बढ़े तो मेरे बच्चे ऑन फिर से एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद लिखा है असैसिनेशन, इसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। फिर आगे हमने देखा तो फिर से एक नई कहानी सामने आ गई और ये प्रेपोजिशन, और मेरे बच्चे ये मिसेस गांधी, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक आप चलते ही जाओगे तो सब ऑब्जेक्ट है मेरे भाई। इस लिखे हुए डिस्क्लोजर को ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। अब इस सिंगुलर होने की वजह से यहां हैव नहीं, हम लोगों को लिखना पड़ेगा हैज, ठीक है बच्चे। आगे लिखा है रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चंस अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ, किस वजह से, क्योंकि इसका डिटर्मिनर प्लूरल है, और इसी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ये एडजेक्टिव बड़ी शांति से काम कर रहा है, ठीक है ना जी। अब मेरे बच्चों आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, रेज और राइज दो अलग अलग वर्ब्स हैं। रेज एक अलग वर्ब है, राइज एक अलग वर्ब है। रेज के बारे में हम समझे तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब इसके ठीक बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और राइज अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना जी, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई, करेक्ट है, हाँ कि नहीं। रेज का मतलब किसी चीज को उठाना, किसी चीज को पाल पोस कर बड़ा करना, और राइज का मतलब उगना या खुद ब खुद कोई चीज उठना, करेक्ट है। तो यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल सही यूज हुई, क्यों, क्योंकि इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट नाउन के फॉर्मेट में सही काम कर रहा है।
तो सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझी। एक बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। बहुत प्यारा सवाल है। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव इरोडेड कंसीडरेबली। इरोड अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है ना जी, और कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बह जाना। जैसे मेरे दोस्तों, जब नदी बहती है तो नदी के आसपास जितनी भी मिट्टी कंकड़ पत्थर हैं वो नदी के बहाव के साथ साथ अपने आप को बहा देते हैं, है ना। इरोड इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना जी। इसी इरोड से बना है इरोजन, है ना। आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा जब आपने इसके साथ एक नाउन मॉडिफायर लिखा, सोइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का पानी के साथ साथ कटकर बह जाना। सवाल पर वापस आते हैं। द रिपोर्ट, ये सब्जेक्ट हुआ मेरे भाई। आगे लिखा इज, एक लिंकिंग वर्ब है। आगे लिखा कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो जल्दबाजी में, बिना सिंसियरिटी के, जोली मूड में तैयार कर दी गई है, ठीक है ना जी। कैंडिड है। अब ये हमारे सामने आ गई प्रेपोजिशन, ठीक है ना। ये प्रेपोजिशन का अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, एडमिटिंग। इस बात को स्वीकार करने में रिपोर्ट कैंडिड है। जैसे ही हमने दैट को देखा, दैट कंजंक्शन आ गई हमारे सामने। अब कंजंक्शन के बाद हमारा सब्जेक्ट शुरू है, क्या चीज? द इन्वेस्टमेंट। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। यहां पर इस बाई को समझते हैं तो प्रेपोजिशन, है ना। प्रेपोजिशन का ये कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना भाई। फिर से इन प्रेपोजिशन सामने आ गई। प्रेपोजिशन का ये कौन होगा? भाई ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। सब्जेक्ट हमारे सामने इन्वेस्टमेंट बैठा है, मेंट लगाने की वजह से सिंगुलर होगा। सिंगुलर होने का मतलब हमारे सामने यहाँ पर हैव नहीं, हैज का यूज हम करेंगे। इरोडेड अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। और इंट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर एडवर्ब हमने यूज कर दिया। करेक्ट हो गया मेरे बच्चे, हाँ कि नहीं? तो एक बढ़िया सवाल है, इसमें सीखने को भी मिला है हमें कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं मेरे बच्चों। एक प्यारा सवाल है हमारे लिए। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ मेवरिक, ठीक है ना, यू मीन दैट ही इज अनकन्वेंशनल and independent and do not think or behaves in the same way as other people। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो हमारे सामने सवाल है, ये वर्ब का फेवरेट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेंस के अकॉर्डिंग ये फेवरेट सवाल है। पेपर में आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां से कंडीशनल क्लॉज शुरू हुआ। इफ यू डिस्क्राइब, अगर आप डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना जी, किसी भी इंसान को, कैसे? एज अ मेवरिक। मेवरिक किस इंसान को कहा जाता है? मेवरिक जो अपने फील्ड में अच्छा होता है, अच्छी पहचान रखता है, ठीक है ना जी, है ना। अलग डिफरेंट कैटेगरी का ही पर्सन होता है, ठीक है ना। कोमा यू मीन, आपका अर्थ निकलता है कि, यहां से कंजंक्शन है, ही हमारा सब्जेक्ट हुआ। इज अनकन्वेंशनल। अब मेरे बच्चों ये लिंकिंग वर्ब होने की वजह से यहां पर अनकन्वेंशनल कुछ और नहीं, एडजेक्टिव चुपचाप बन गया है, ठीक है ना। आगे लिखा है एंड इंडिपेंडेंट। आप कहेंगे इंडिपेंडेंट भी अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। और भाई एंड का तो सीधा सीधा व्यवहार है, क्या सर? जैसा शब्द साथ में वैसा ही शब्द अगला होना चाहिए, दोनों में एक संतुलन, बैलेंस होना चाहिए। आगे हमने पढ़ने का काम किया एंड। फिर से एंड क्या है? कंजंक्शन है। इस डू नॉट थिंक का सब्जेक्ट कौन है? तो आप कहेंगे सर इस डू नॉट थिंक के अगर सब्जेक्ट के बारे में मैं सोचने की कोशिश करूं तो इस डू नॉट थिंक का सब्जेक्ट तो ही है। इस डू नॉट थिंक का सब्जेक्ट कौन है? ही है ना। ही अपने आप में कैसा है? सिंगुलर है। जब ही अपने आप में ही मेरे बच्चों सिंगुलर हो गया है तो हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या समझ आता है कि अगर हमारे सामने लिखा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट नजर आए तो हम डज के साथ V1 यूज करते हैं, ठीक है ना जी, या फिर हम यूज करते हैं V1 के साथ SEIS। और अगर मेरे बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है तो हम डू के साथ V1 यूज करते हैं, या फिर सिंपल सेंटेंसेस में V1 का यूज कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ एक छोटी सी बात और भी हम लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। जो एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस को तोड़ने का, तो हमें क्या ध्यान रखना है बेटा? अगर सेंटेंस के अंदर हम लोगों को डू, डज, डिड देखने को मिलता है तो इसके साथ हम हमेशा V1, कायदे से ये V1 नहीं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है ना जी। आप इसे V1 भी कह दो, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने क्वेश्चन में मार्क्स चाहिए, ना कि ग्रामर को लेकर लड़ाई चाहिए। तो मेरे भाई, अब इस बात से हमें क्या समझ आया? सर इस ही की वजह से यहाँ बिहेव्स अपनी जगह सही काम कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 SAES का फॉर्मेट लेके चल रहा है।
और अपने आप में कंजंक्शन है, तो बस इस डू को हटाकर यहां पर आपको डज लिखना होगा, ये भी करेक्ट हो गया। आगे लिखा इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से एज अदर पीपल, जैसे दूसरे लोग बिहेव करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया, बाकी की सारी चीजों को अच्छे से हम लोगों ने वेरीफाई किया। ये एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। द स्टाफ ऑफ द डेयरी वॉज फर्म दैट देयर वॉज नो स्पेस इनसाइड for more cattle as there was already 2000 stray animals inside। ठीक है ना, यानी कि और ज्यादा एनिमल्स के लिए जगह नहीं है, कैटल के लिए जगह नहीं है, पहले से ही करीब 2000 स्ट्रे का मतलब जो आवारा हैं, ठीक है ना, वो एनिमल्स पहले ही अंदर हमारे पास हैं। ठीक है, अब बाबू ध्यान से समझेंगे। द स्टाफ, ये हमारे सामने सब्जेक्ट हुआ। देखिए मेरे बच्चों, कलेक्टिव नाउन का एक अपना व्यवहार होता है। कलेक्टिव नाउन को हम नोशनल सब्जेक्ट कहते हैं, और नोशनल का मतलब आइडिया है ना, नोशनल का मतलब आइडिया बेस्ड ये सब्जेक्ट होते हैं, और इनका जो बिहेवियर दोनों तरीके से काम करता है। अगर ये यूनाइटेड सेंस में काम करें तो सिंगुलर वर्ब के साथ चले जाएंगे, ठीक है, और अगर मेरे बच्चों ये डिवाइडेड सेंस में जाएं, यानी कि अलग अलग वाली सेंस में जाए, तो मेरे बच्चे ये कुछ और नहीं, प्लूरल वर्ब कैटेगरी में जाएं। ये एक बिल्कुल सीधा सिंपल प्यार भरा व्यवहार है मेरे बच्चे। द स्टाफ ऑफ द डेयरी वॉज फर्म, है ना, डेयरी का जो स्टाफ है वो फर्म है। फर्म होने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? फर्म होने का मतलब तो हो गया कि ये कठोर है। मैंने क्या कहा? ये अपने आप में कठोर है। कठोर होने का मतलब रिजिड है, यानी कि सारा स्टाफ इकट्ठे मिलकर काम कर रहा है। यूनाइटेड सेंस में अगर ये काम कर रहे हैं तो बाबू यहाँ पर वॉज अपनी जगह वैलिड है, ठीक है ना। वॉज फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है रिजिड। फर्म का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूट। रेजोल्यूट हम उस इंसान को कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ होता है, रेजोल्यूट, है ना, जो स्थिति में बदलता नहीं है। दैट कंजंक्शन फिर से सामने आ गया। देयर वॉज नो स्पेस, ठीक है ना जी, इनसाइड फॉर मोर। अब यहाँ स्पेस का मतलब हमें क्या समझ में आया? स्पेस का मतलब हमें समझ में आया, यहाँ पर जगह की बात कही गई है, ठीक है ना। फॉर मोर कैटल, आगे लिखा है एज देयर वॉज ऑलरेडी 2000 स्टे। देखो देयर की एक खूबसूरत बात ये हमें समझ आती है कि देयर के बाद जो भी वर्ब आती है, देयर तो बेचारी एक एडवर्ब है ना, तो भाई देयर के साथ लिखा हुआ सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि ये वर्ब कैसी हो। मेरी बात समझ रहे हैं? देयर के बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट ये डिसाइड करेगा कि आने वाली वर्ब कैसी हो। तो मेरे बच्चा यहां हमें समझ में आया कि वॉज अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि नो स्पेस, स्पेस अपने आप में किस तरह का नाउन है? सिंगुलर कैटेगरी का नाउन है। यहां से इनसाइड की बात अगर हम करते हैं तो एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना जी। आगे हमारे सामने क्या कहना चाहता है ना, इनसाइड एडवर्ब नहीं बेटा, यहां पर इनसाइड इस स्पेस के बारे में कह रहा है, के अंदर, ठीक है ना। फॉर मोर कैटल, है ना, ज्यादा कैटल के लिए जगह नहीं है। एज देयर वॉज, फिर देयर के बाद ये वॉज किसके लिए यूज हुआ है? 2000 स्ट्रे एनिमल्स। ये अपने आप में कैसा है? आप कहेंगे सर ये तो अपने आप में प्लूरल है। अब प्लूरल होने की वजह से वॉज नहीं, यहां पर हमें वर लिखा हुआ चाहिए। करेक्ट है? मेरी बात समझ रहे? इजी हो गया सवाल, मजेदार सवाल था भाई। आइए बच्चों क्वेश्चन 6 को ध्यान से समझते हैं। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेलबर्न रिकॉर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्थवॉर्म टू सॉइल एंड डिस्क्राइब एन इंग्लैंड अनस्पॉइल्ड बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। एरर इस सेंटेंस के अंदर क्या हो सकता है, ये हमें ध्यान से देखना है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखते हैं। द नेचुरल हिस्ट्री, मेरे बच्चों यहाँ नेचुरल हिस्ट्री अपने आप में सब्जेक्ट है, ये हमारा नाउन सब्जेक्ट है, ये इसी का एडजेक्टिव है, इसी के लिए आर्टिकल द का यूज यहाँ किया गया है ना। प्रेपोजिशन ऑफ सेलबोन रिकॉर्ड्स, यहाँ पर ये तो सेलबोन तक ही हमारे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट के अनुसार रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। द इंपोर्टेंस ऑफ द अर्थवॉर्म, इंपोर्टेंस किस चीज की? अर्थवॉर्म की। इस अर्थ की जो मतलब इंपोर्टेंस है, रिसीव कौन कर रहा है? सॉइल, मिट्टी। एंड डिस्क्राइब, अब इस डिस्क्राइब का सब्जेक्ट कहाँ है भाई? इस लिखे हुए डिस्क्राइब का सब्जेक्ट कहाँ है भाई? तो आप कहेंगे सर इस डिस्क्राइब के सब्जेक्ट की, देखो है तो मेरे बच्चों ये अपने आप में वर्ब, ये अपने आप में एंड क्या है? कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन का काम क्या है? कंजंक्शन का काम है दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देना ताकि उनके अंदर जो
एक जैसे शब्द वो बार बार ना लिखे जाए मेरे बच्चों। अब इस पॉइंट से अगर हम जा रहे हैं, डिस्क्राइब एन इंग्लैंड अनस्पॉइल्ड बाई, ठीक है ना जी, अनस्पॉइल्ड बाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे, एक ऐसे इंग्लैंड को वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो ये जो हिस्ट्री है डिस्क्राइब करती है, तो सिंगुलर होने की वजह से डिस्क्राइब्स होना चाहिए। भाई सी पार्ट में गड़बड़ हो गई, मेरी बात समझ रहे हैं। डिस्क्राइब इंग्लैंड को करता है, कैसा इंग्लैंड, यहां से हमारा पार्टिसिपल फ्रेज शुरू हुआ, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन पैसिव है ये, जिसको स्पॉइल नहीं किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। ठीक है जी, सवाल प्यारा है, मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है, द रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेटिव स्पीशीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। ठीक है, सवाल को समझते हैं। द रिवर यमुना, यमुना नदी, हैज सिंगुलर होने की वजह से सही जा रहा है। मैनी, मैनी एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके साथ हम लोगों को प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। मैनी नॉन नेटिव स्पीशीज, स्पीशीज अपने आप में एक ऐसा नाउन होता है मेरे बच्चे जिसको आप चाहो तो सिंगुलर यूज कर लो, चाहे प्लूरल यूज कर लो, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, ये दोनों के तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है लाइक, लाइक यहां क्या है, सोचो जरा ध्यान से। लाइक का अर्थ अगर निकल कर आता है की तरह, तो हमेशा ये प्रेपोजिशन का काम करता है। ठीक है ना, अगर अर्थ निकल कर आता है पसंद करना, ठीक है ना, अगर पसंद आता है चुनाव करना, ठीक है ना, अगर मतलब अर्थ निकल कर आता है किसी चीज को प्यार करना, है ना, प्रेम करना, तो इसका अर्थ निकलता है तो ये वर्ब बन जाता है। ठीक है ना, तो ये वर्ब बन जाता है। ठीक है ना, आपने कहा आई लाइक समोसाज, इसका मतलब समोसे का चुनाव करता हूँ, मेरी बात समझ। आई लाइक दिस प्लेस, इसका मतलब मुझे ये जगह पसंद है ना। आप किसी को जाके कहते हैं आई लाइक यू, तो इनडायरेक्टली आप उसे प्रेम करते हैं। अब ये प्रेपोजिशन हमारे सामने है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब हमारे सामने ये कंजंक्शन है, लाइक गोल्ड फिश, ठीक है ना। आगे लिखा दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम, है ना, जो इफेक्ट कर रही है किस चीज के, इकोसिस्टम को, जो प्रभावित कर रही है किसको, इकोसिस्टम को। तो आप कहेंगे सर ये कंजंक्शन नहीं है, ये कंजंक्शन अपने आप में ना होकर बेसिकली ये अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है जी, अब ये जो हमारे सामने रिलेटिव प्रोनाउन है एग्जैक्टली किसके लिए यूज हुआ है, आप कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन ये यूज हो रहा है इस स्पीशीज के लिए जिसको रिलेट किया जा रहा है, यही इसका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट को हिंदी में हम कहते हैं पूर्व पद, एंटीसीडेंट को हम हिंदी में कहते हैं पूर्व पद, यानी कि वो शब्द जो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आता है। ठीक है बच्चे, अब ये रिलेट किसको कर रहा है, सर इस स्पीशीज को, जो प्रभावित कर रहा है किसको, इसके इकोसिस्टम को। ये इट्स किसके लिए यूज हुआ है, तो आप कहेंगे सर इट्स यूज हुआ है नदी के लिए, नदी का अपना एक इकोसिस्टम है भाई। ठीक है ना जी, नदी का अपना एक इकोसिस्टम है, ये नदी की जमीन है, ये पानी बह रहा है, इसका अपना इकोसिस्टम है। कैसे इकोसिस्टम है, सर कहीं से इसमें नाले छोड़े जा रहे हैं, इसकी जमीन पर कहीं कुछ कोरल्स उगे हुए हैं, कहीं पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं छोटी छोटी मछलियां घूम रही हैं, कहीं कुछ, तो ये सारा इकोसिस्टम इट्स किसके लिए है, नदी के लिए है। प्रभावित कौन कर रहा है, प्रभावित कर रही है नॉन नेटिव स्पीशीज, यानी कि जो इस नदी की मूलभूत रूप से प्राणी नहीं है। तो ये अपने आप में कैसा हुआ, आप कहेंगे मैनी होने की वजह से यहां पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। अब इस प्लूरल काउंटेबल नाउन को अगर रिलेट किया जा रहा है तो सर इज नहीं, यहां पर सिर्फ आर आएगा, इसको मत छेड़ देना। ये इकोसिस्टम यमुना के लिए तो ये अपनी जगह सही है, स्पीशीज का इकोसिस्टम नहीं है मेरे भाई, स्पीशीज का इकोसिस्टम नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे। तो ये बहुत ही बढ़िया हसीन सवाल है, समझ के जरूर चलिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल है, वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। सिचुएशन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके सामने लिखा वेदर यू और वेदर आई इज एम आर गोइंग। ठीक है ना जी, अब इस लिखी हुई बातचीत के बैकग्राउंड में समझने की एक छोटी सी बात कर रहे हैं हम। मैं यहां से आप लोगों के लिए और चीजों को आसान बना देता हूं। यहां से इस वेदर को हटा दिया, यहां से इस वेदर को हटा दिया। अब आप सोचेंगे वर्ब कौन सी आए, तो बेटा ये वो पेयर कंजंक्शंस हैं जो अपने नजदीक बैठे हुए सब्जेक्ट के अनुसार आने वाली वर्ब को चूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस अब लिखा,
that he has 50 toys. Hurts his sister. अब मेरे बच्चों इसमें आप क्या करेंगे? अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर आप लॉजिकल तरीके से तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर दैट ही हैज 50 टॉयज। ये अपने आप में एक नाउन क्लॉज है और यहां नाउन क्लॉज अपने आप में काम कर रहा है सब्जेक्ट का। जब ये नाउन क्लॉज अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो बिहेवियर के अनुसार ये सिंगुलर ही रहेगा। सिंगुलर होने की वजह से ही आप इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंगुलर फॉर्म लेकर चलेंगे। एग्जैक्टली यही सवाल आपके सामने यहां खड़ा हो गया। वेदर यू शुड गेट मैरिड, है ना, ये हमारे सामने सब्जेक्ट है। मॉडल एक्सिलरी शुड है, ये मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और मैरिड अपने आप में एडजेक्टिव है जो इस लिंकिंग वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है नाउ। ठीक है ना जी। चाहे आप अभी शादी करें या चाहे आप यू शुड रिमेन सिंगल, शुड मॉडल एक्सिलरी है, ये हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये इसके लिए सर यहाँ पर सॉरी यहाँ इसके लिए नहीं, ये सिंगल शुड के लिए अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ऑल योर लाइफ, पूरे जीवन काल में, ये एडवर्ब फ्रेज हमारे सामने हो गया, है ना। आगे लिखा आर योर पर्सनल प्रॉब्लम, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। अब मजेदार बात क्या है, प्रेपोजिशन नहीं है भाई, ये कंजंक्शन और है। कंजंक्शन और के साथ लिखा हुआ जो आगे हमारे सामने है, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ एक ऐसा क्लॉज है जो इस वर्ब के लिए आएगा और ये वर्ब अपने आप में नाउन क्लॉज होने की वजह से सिंगुलर बन जाता है। बढ़िया सवाल है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, प्यारा सवाल। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए सबसे पहले तो वन ऑफ के बाद जो भी आए वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, फर्क नहीं पड़ता। इस वन की वजह से आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आए, ठीक है ना जी। इसके बाद आने वाला जो भी हमें लिखा हुआ देखने को मिले, सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव चाहिए, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, इसके सिंगुलर की बात हमें लिखनी होगी। वन ऑफ द डेवलपिंग, डेवलपिंग का मतलब होता है विकासशील, यानी कि जो विकास कर रहा है, ठीक है बच्चे। यहां पर वन ऑफ के बाद डेवलपिंग और कंजंक्शन है, अंडर डेवलप्ड यानी कि अल्प विकसित कंट्रीज। कंट्रीज प्लूरल काउंटेबल नाउन बिल्कुल सही आ गया है। अब इसका प्लूरल इस वन की वजह से, अब इस वन को देखोगे सब्जेक्ट है, ये तो सारा प्रेपोजिशन का ही तो ऑब्जेक्ट है, यानी कि वन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, इज नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वारफेयर, ठीक है ना, नहीं है फेवर में, किस चीज के फेवर में, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना, केमिकल यहां पर ये सब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वारफेयर यहां तक, बिकॉज कंजंक्शन है इट। इट किसके लिए यूज हुआ है, इट यूज हुआ है किस चीज के लिए भाई, सर इट यूज हुआ इस एक के लिए, ठीक है ना। आगे लिखा क्या, ट्रेम्बल्स कांपता है, टू इमेजिन सोचकर, इट्स रेपरकशंस, है ना, जो इसके दुर्भाव हमें बाद में या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे उसको सोचकर ये कांप उठता है। करेक्ट है। तो मेरे बच्चे ये बढ़िया सवाल है हमारे लिए, है ना, लॉजिक भी बिल्कुल सीधा सीधा है, लेकिन क्वेश्चन को समझना मजेदार बन गया हमारे लिए, बढ़िया सवाल है भाई। क्वेश्चन 10 हमारे सामने है, ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कई सारी ट्रिक्स हमें यहां समझनी है। ईच अगर एक डिटरमिनर की तरह यूज होने वाला शब्द बनाए हम, तो मेरे बच्चों इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमें चाहिए, इसके साथ सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए, और आने वाला हम लोगों को सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव हमें चाहिए। अब ये सिंगुलर किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो भी इसके साथ लिखा हुआ सिंगुलर कैटेगरी का नाउन है। यहां लिखा है बाबू ईच के साथ फैकल्टी मेंबर, सिंगुलर बिल्कुल सही जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। अब ये लिखा है एज वेल एज की अगर हम बात करते हैं तो एज वेल एज अपने आप में प्रेपोजिशन की तरह भी यूज हो सकता है शब्द, और कंजंक्शन की तरह भी यूज हो सकता है शब्द, ठीक है ना। लेकिन मजेदार बात हमारे लिए यही है कि अगर हम इससे पहले कोई सब्जेक्ट लिख दें और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस लिख दें, तो आने वाली वर्ब पहले के अनुसार ही एग्रीमेंट लेकर आएगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों मोस्ट ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब, और आने वाला जो भी शब्द है वो प्लूरल ही रहेगा, ठीक है जी। इस मोस्ट का मतलब फ्रैक्शनल होता है,
फ्रैक्शनल प्रोनाउन है बेसिकली ये, जिसका अर्थ होता है अधिकतर। ठीक है ना जी। अधिकतर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 100 हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से करीब 72 स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो ये अधिकतर की परिभाषा है। तो मेरे भाई इस लिखे हुए स्टूडेंट्स के साथ वर्ब बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्या ठीक जा रहा है? आप कहोगे सर ठीक तो ये तब जा रहा होता जब हमारे पास इससे पहले एज वेल एज नहीं लिखा होता। एज वेल एज ने इसकी वर्ब का एग्रीमेंट अपने से पहले सब्जेक्ट की तरफ भेज दिया, जो कि कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब को हटाकर वॉज करेंगे, ऑफ द व्यू दैट, ठीक है ना, देयर शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेज। मैनी के साथ यहां बिल्कुल सही कोर्सेज जा रहा है, इन दिस कॉलेज। ठीक है, तो गड़बड़ यहां पर मेरे नन्हे बच्चों वॉज और वर की थी, जो हम लोगों ने ठीक की। एक बेहतरीन सवाल कुछ अच्छा सीखने के लिए। आइए मेरे बच्चों सवाल 11 को समझते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल, देखिए सीधे नियम पर मैं आपको लेके चलता हूं। अगर किसी भी सवाल में ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा मिले, सिंगुलर वर्ब की हमें आवश्यकता है। अगर ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा मिले, भाई भूल मत जाना, बिहेवियर यही रहता है। ठीक है ना। अगर ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड फिर हमारे सामने एवरी के साथ फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो भी सिंगुलर वर्ब ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, आने वाला जो भी प्रोनाउन है, आने वाला इसके बाद जो भी प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है ना, वो सिंगुलर ही रहेगा बेटा। अब वो किसके अनुसार आएगा, जो यहां लिखा है। किसके अनुसार आएगा, जो यहां लिखा है। किसके अनुसार आएगा, जो यहां लिखा है। जो नजदीक बैठा है उसी के अनुसार। ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपके सामने कहूं ईच बॉय एंड गर्ल इज हैप्पी इन हर क्लास, तो देखिए बड़े मजेदार सवाल होते हैं मेरे बच्चों ये। कैसे, ईच के साथ सिंगुलर, फिर से सिंगुलर, इसी के अनुसार इज, इसी के अनुसार हर। यहां पर अगर बॉय लिखा होता तो हम वहां हिज लिखते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल, मजेदार सवाल है। एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसी सिंगुलर की वजह से हैव को हटाकर हमने हैज कर दिया। कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज बफून। बफून हम कहते हैं एक तरह का बंदर, ठीक है ना। हु इज वेल वर्स्ड इन मेकिंग पीपल लाफ अ लॉट, ठीक है ना। जो क्या है, वेल वर्स्ड है। वेल वर्स्ड होने का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है किस चीज में, लोगों को हंसाने में। ठीक है ना। तो ये सवाल तो अपने आप में मजेदार हो गया, ये सीखने की कोशिश हमने की, तो इसके अंदर बफून को रिलेट किया जा रहा है, इसी के लिए इस हम लोगों ने यहां पर लिया। बड़े सवाल है, इसको सीखने की जरूरत है मेरे भाइयों। क्वेश्चन 12 पर आते हैं फटाफट से। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, देखिए मेरे बच्चों मैं आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। देन अपने आप में कंजंक्शन होता है, मोर अपने आप में एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों तरह से काम कर सकता है। कुल मिलाकर ये दोनों में से कोई भी शब्द अपने आप में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैव टेकन द इंटरव्यू, सवाल को मजेदार तरीके से तोड़ते हैं। मोर सब्जेक्ट नहीं है, देन कंजंक्शन सब्जेक्ट नहीं है। अब हमारे सामने ये लिखा है वन। वन की अगर हम जानकारी लें तो वन अपने आप में कितनी संख्या को बताता है, एक को। जब ये एक की बात कर रहा है तो ये तो अपने आप में बाबू एडजेक्टिव है ना मेरे बच्चों। वन की वजह से क्या लिखेंगे हम, यहां पर सिंगुलर कैंडिडेट लिखेंगे। वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, यही हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो हैव को हटाकर यहां हमें हैज लिखना होगा। आगे टेकन द इंटरव्यू, इंटरव्यू लिया है फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स, ये वन ऑफ के बाद आने वाला प्लूरल काउंटेबल नाउन सही, इसी के लिए एडजेक्टिव भी सही है। ठीक है ना। जो पब्लिश की जा रही है फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से जो पब्लिश की जा रही है, करेक्ट है। तो इस सवाल में हम लोगों को क्या ठीक करना है, कैंडिडेट्स की जगह हमें कैंडिडेट करना है, और कैंडिडेट के साथ हमें यहाँ हैज नहीं, हैव नहीं, हैज को करना है। एक बढ़िया सवाल, उम्दा सवाल है, पेपर में जरूर फंसते हैं सवाल। सवाल 13 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एश्योर्ड अस, देखिए मेरे बच्चों दो वर्ब्स हैं आपको परेशान करेंगी। एश्योर का मतलब क्या होता है, भरोसा दिलाना, भरोसा दिलाना या भरोसा देना। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना।
आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो आप पहले इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि आपका मोबाइल आपकी जेब में है कि नहीं है, ठीक है ना। और भाई इंश्योर तो आप सभी को पता है, आप अपने स्कूटर बाइक का बीमा कराना करना, समझ रहे, ठीक है ना। तीनों की तीनों ये वर्ब्स हैं, क्लोज टेस्ट के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यही हमारा सब्जेक्ट है पूरा मेरे भाई। एश्योर्ड, भरोसा दिलाते हैं हमें कि, कंजंक्शन, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। देखिए मेरे बच्चों, सीरीज अपने आप में एक ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों तरीके से यूज होता है, ठीक है जी। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने इससे पहले ए लगा दिया, ठीक है जी। प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ कोई भी प्लूरल कैटेगरी का डिटरमिनर जोड़ दिया जो कि अपने आप में प्लूरल है। मैनी सीरीज, बहुत सारी सीरीज। अब सीरीज का प्लूरल सीरीज मत बना देना, लड़ाई हो जाएगी है भाई। आगे कहता आ सीरीज, आ सीरीज ने कह दिया ये सिंगुलर है। आगे प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, ओन प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। वर्क इस खुशी में आया ए लगाने की वजह से, तो ये सिंगुलर हो गया। जब सिंगुलर हो गया मेरे भाई तो वर्क को हटाकर यहां क्या लिखेंगे, वॉज टू बी अरेंज्ड, अरेंज किया जाना है। क्या चीज, द फॉलोइंग वीक, आने वाले सप्ताह में, एंड सो, और इसीलिए वी शुड नॉट क्रिएट। मॉडल एक्सिलरी के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। नेगेटिव होने की वजह से एनी वैलिड काम कर रहा है, एनी न्यूजेंस, हमें किसी भी तरीके का तमाशा नहीं करना चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल, जरूर ध्यान से देखिएगा। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखते हैं। पहले एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीन को रोक कर पहले आप बनाकर देखिए, ठीक है। अब मेरे साथ मिलकर इस क्वेश्चन को बनाना समझते हैं। सब्सिक्वेंट टू द डेलीकेशंस विजिट, है ना, डेलीकेशन की विजिट की बात यहां पर कही गई है। और विजिट कहां पर कही गई है भाई, विलेजेस में की गई है। तो मेरे बच्चों यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है ना। यहां पर ये भी हमारे सामने प्रेपोजिशन है, तो ये भी प्रेपोजिशन का अपने आप में ऑब्जेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे सामने लिखी हुई बातचीत क्या कहती है, अ न्यू वर्किंग, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सारा का सारा हमारे सामने लिखा हुआ है, ये सारा का सारा एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज किस चीज के लिए है, इस लिखे हुए आर्टिकल ए डिटरमिनर के साथ अ न्यू वर्किंग कमिटी, ये हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट बना। जैसे ही हम आगे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो एंड कंजंक्शन के साथ आर्टिकल ए के साथ फिर से ये नाउन लिखा है टास्क, है ना। यानी कि ये सब्जेक्ट 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, एंड कंजंक्शन के साथ ये जुड़ा है ना। ये डिटरमिनर इस वाले सब्जेक्ट के लिए अलग है, ये डिटरमिनर इस सब्जेक्ट के लिए अलग है। टास्क के साथ मेरे बच्चों आगे फोर्स कंपाउंड कर दिया है, तो ये पूरा ही हमारे सामने सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो जब हमारे सामने एक बहुत ही सिंपल सा नियम है कि ए के साथ हमारे सामने कोई भी नाउन है और इसके बाद फिर ए के बाद हमारे सामने फिर से कोई नाउन है, तो ये दोनों के दोनों हमारे सामने क्या हो गए, प्लूरल हो गए। जब हमारे सामने ये प्लूरल हो गए हैं तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर हैव अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब हमें ये देखना है कि ये लिखा हुआ जो सेंटेंस है अपने आप में पैसिव वॉइस में ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हैव के साथ बीन लिखा है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस अपनी जगह सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे हमारे सामने ये इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। फॉर्म क्यों किए गए हैं, है ना, कैरी आउट करने के लिए। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट क्या करना है, सभी के सभी डेवलपमेंटल वर्क्स को। वर्क्स अपने आप में नाउन है और ये इसी के लिए लिखा हुआ एडजेक्टिव हो गया। अब हम आगे देखते हैं, जैसा कि प्रोमिस किया गया था लोगों को। तो यानी कि इस सेंटेंस में तो कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है और हकीकत में इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो ऐसा खूबसूरत सवाल जिसके अंदर मल्टीपल अप्रोच आप लोगों को ध्यान रखनी है। मल्टीपल अप्रोच का मतलब क्वेश्चन के अंदर हर चीज को वैलिड तरीके से वेरीफाई करते हुए चलना है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई एरर नहीं हो, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। पीसफुल एटीट्यूड से पढ़ें, शुरू से आखिर तक पढ़ें, सारे रूल्स को अप्लाई करते हुए चलें। बहुत बेहतरीन सवाल है ये। क्वेश्चन में कहता है 15, इफ इट वर। देखिए मेरे बच्चों, सवाल प्यारा है, ध्यान से समझना जरूरी है। देखिए हमारे सामने अगर हम इट की बात करते हैं तो इट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अब सवाल यहां से बनकर ये आता है कि सर अगर हम यहां से कोई इमेजिनरी स्टेटमेंट बनाएं, अगर हम यहां से कोई इमेजिनरी स्टेटमेंट बनाने का काम करें। इमेजिनरी स्टेटमेंट का मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट जो किसी तरह की कल्पना को बताने का काम करता है। हम किसी भी तरीके की
प्रेजेंट या पास्ट सब्जंक्टिव मूड यहां क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वर्ब का एग्रीमेंट काम नहीं करता है, ठीक है ना। अब इमेजिनरी स्टेटमेंट की एक बारे में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो भाई अगर प्रेजेंट सब्जंक्टिव हम लेते हैं तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव में सब्जेक्ट कोई भी हो, आए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट सब्जंक्टिव अगर हमें देखने को मिले, सब्जेक्ट कोई भी हो मेरे बच्चों, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, तो इसके साथ हम या तो वर या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को लेकर चलते हैं। अब मेरे नन्हे बच्चों इस सवाल में क्या होगा, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर, अगर ऐसा संभव होता नजदीक पहुंचना, व्हेन जब वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस, है ना। अब देखो ये तो सवाल यही चैलेंज हो गया हमारे सामने, वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन है वो प्लूरल चाहिए, सेट है भाई, ये इसके लिए एडजेक्टिव है भाई। वन सब्जेक्ट बन रहा है इसका, है ना, क्योंकि व्हेन तो अपने आप में कंजंक्शन है ना भाई। वन सब्जेक्ट है तो टेक नहीं, टेक्स प्लेस, बात प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हमें लेकर चलनी होगी, तो यहाँ टेक्स प्लेस। वी वुड सी मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वी वुड सी अ ग्रैंड साइट, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यह संभव होता नजदीक जाना, जब कोई भी वोल्केनिक इरप्शंस में से एक भी जब हमारे सामने हो, मतलब हमारे सामने हो और उसको नजदीक से जाके देखें, तो ये अपने आप में एक ग्रैंड साइट होती, ये अपने आप में बहुत ही गजब का नज़ारा होता, मन लुभाने वाला नज़ारा होता। तो ये इमेजिनरी स्टेटमेंट के दो प्यारे से नियम हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 16 हमें कहता है, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कोलोनियल राइटर्स हु बिलीव्स दैट this talk about colonialism has gone too far and has turned it into a clinch। सवाल मजेदार है, सवाल को ध्यान से समझते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। वन ऑफ के बाद दोज फ्यू पोस्ट कोलोनियल राइटर्स, ये अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है ना भाई। अब इस प्लूरल काउंटेबल नाउन से ठीक पहले ये लिखा एडजेक्टिव, से पहले ये लिखा हुआ एडजेक्टिव, से पहले लिखा हुआ ये भी अपने आप में एडजेक्टिव, से लिखा हुआ पहले ये भी अपने आप में एडजेक्टिव, सारा मामला अपनी जगह बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो भाई इस सवाल में अब क्या फंस गया सर, यहां पर लिखा है हमारे सामने हु, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। सेंटेंस के अंदर जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को उठाते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट की बात कर रहा होता है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन अगर अपने आप में सब्जेक्ट बने आने वाली वर्ब का, तो मेरे बच्चों इसका अपना कोई सब्जेक्ट से रोला नहीं है, एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट इससे पहला आया हुआ शब्द बनता है। तो मेरे नन्हे बच्चों हमारे इस लिखे हुए सवाल में अगर यहाँ पर राइटर्स सब्जेक्ट बन रहा है तो राइटर्स प्लूरल होने की वजह से प्लूरल प्रेजेंट की फॉर्म हमें लिखनी होगी, और यहां हम बिलीव्स नहीं सिर्फ बिलीव को लिखेंगे, ठीक है जी। अब देखो मेरे बच्चे यहां दैट फिर से कंजंक्शन आया, दिस टॉक ये सब्जेक्ट है, अबाउट प्रेपोजिशन है। अब इस टॉक के लिए सॉरी ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है ना। अब ये जो टॉक है इसके लिए क्या यूज हुआ, हैज, सही यूज हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सही हो गया, टू फॉर एडवर्ब है, बाकी का सारा मामला अपनी जगह बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है। तो सवाल देखने सीखने में मजेदार लगता है जब ऐसा सवाल आ जाए पेपर में। तो आइए बच्चों क्वेश्चन 17 को ध्यान से पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर इसको लॉजिकली तोड़ना शुरू करते हैं। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, ये बिल्कुल वही चीज हमारे सामने आ रही है, क्या चीज, पास्ट सब्जंक्टिव मूड। और मेरे नन्हे बच्चों जब पास्ट सब्जंक्टिव मूड की हम बात करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट हमारे सामने लिखा हुआ मिले तो पास्ट सब्जंक्टिव में हम वर या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इफ से कंडीशन शुरू हुई, महात्मा गांधी अगर जिंदा होते, जिंदा है तो नहीं, जिंदा हो तो नहीं सकते, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं प्रेजेंट में अगर ऐसा होता। तो मेरे बच्चों आगे कहा है इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, यहां तक बात ठीक है, ही महात्मा गांधी के लिए यूज हुआ है। वुड फील मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल सही है, वुड फील सॉरी, वो सॉरी फील करते फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए। द के साथ जब हम एडजेक्टिव लिखते हैं तो ये हमेशा बिहेवियर प्लूरल के लिए रखता है, मतलब इसका मतलब रिप्रेजेंट करता है उन लोगों के वर्ग को, ठीक है ना, इसीलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब कहता है सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन, यानी कि जो लोग बहुत निचले दर्जे से हैं, हु स्टिल स्ट्रगल एवरीडे। देखो मजेदार बात क्या है, हु किसके लिए यूज हुआ है, डाउन ट्रोडन और पुअर के लिए, गरीब लोगों के लिए। जब ये प्लूरल हमारे सामने है ही,
जब ये प्लूरल हमारे सामने है ही तो मेरे नन्हे बच्चों प्लूरल में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हु स्टिल स्ट्रगल एवरी डे, स्ट्रगल करते हैं जो प्रतिदिन, टू मेक बोथ एंड्स मीट, है ना। बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से गुजारा चलाना, किसी भी तरीके से गुजारा चलना, चाहे किसी भी हालात की बात हम करें, जीना तो है, जीने के लिए बस किसी तरह गुजारा चलाना, ठीक है भाई। अब इस सवाल के अगर हम बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो वो फील करते इस बात के लिए सॉरी, गरीब लोगों और डाउन ट्रोडन के लिए जो स्टिल अभी भी स्ट्रगल करते हैं, तो स्टिल के साथ ये स्ट्रगल लिखा है, ये दोनों के दोनों प्लूरल ही है, प्लूरल की वजह से प्लूरल प्रेजेंट की फॉर्म बिल्कुल सही है, प्रतिदिन किस लिए, टू मेक बोथ एंड्स मीट, दो अपना मतलब गुजारा चलाना। तो इस सेंटेंस में सभी चीजें बिल्कुल सही हैं, इसीलिए इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तगड़ा सवाल, मजेदार सवाल, देखने सीखने लायक सवाल। ये बच्चों क्वेश्चन 18 को ध्यान से समझते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यान लगाएं, ठीक है। अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को बनाएंगे। Some genuine issues exist with the newly adopted system and needs to be examined seriously. तो इस लिखे हुए नीड्स को ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट कहाँ है, सम अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है। तो सम जेन्युइन इश्यूज, ये सम इश्यूज अपने आप में क्या है, इश्यूज का मतलब यहां पर एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है, प्रॉब्लम्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन, एग्जिस्ट करती हैं भाई, प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो प्लूरल के साथ प्लूरल की प्रेजेंट फॉर्म हम लिखेंगे, है ना। विद द न्यूली अडॉप्टेड, जो बिल्कुल नया नया स्वीकारा गया है सिस्टम, एंड। अब ये एंड कंजंक्शन क्या कर रहा है भाई, एक हमारे सामने सेंटेंस में, बेटा टेक्निक सीखो, क्वेश्चन को तोड़ने की टेक्निक पर फोकस करें। एक सब्जेक्ट सामने लिखा है, इसी सब्जेक्ट के लिए फाइनाइट वर्ब यूज की, आगे लंबी बात है, फिर एंड के बाद फिर से एक और फाइनाइट वर्ब है, और इसके बाद इसकी लंबी बात है। तो यही सब्जेक्ट तो इस एंड कंजंक्शन के बाद इस फाइनाइट वर्ब का मालिक है, क्योंकि ये तो बेचारा कंजंक्शन है। अब मेरे बच्चे बात क्या समझ में आई, यहाँ प्लूरल की वजह से प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पर प्लूरल की वजह से प्लूरल फॉर्म ही हमें चाहिए, तो मुझे यहाँ नीड्स की जगह क्या कर देना होगा, सिर्फ और सिर्फ नीड। समझ रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको इंप्रूव करेंगे। ये जबरदस्ती की बात है, क्यों, क्योंकि हैव के साथ अगर मुझे लिखनी होगी तो थर्ड फॉर्म लिखूंगा, नीड की थर्ड फॉर्म रेगुलर वर्ब होने की वजह से नीडिड होनी चाहिए थी। मजेदार सवाल मेरे बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन 19 को पहले एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़कर बनाकर देखेंगे। आइए बच्चों मेरे साथ इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बढ़िया मजेदार सवाल। मैनी पीपल बिलीव, आप सभी बच्चे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि पीपल प्लूरल होता है हमेशा, ठीक है ना। प्लूरल होता है वो भी किसका, प्लूरल ऑफ पर्सन। पर्सन का मतलब एक की बात है, और जब एक से ज्यादा की बात अगर कही जाए तो एक से ज्यादा की बात पीपल बनता है। मैं नहीं, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ अग्रीमेंट सही है, दैट कंजंक्शन है। द नेशनलाइजेशन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है, इस कंजंक्शन के बाद ऑफ प्रेपोजिशन है, बैंक्स प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है, यहां पर फिर प्रेपोजिशन का ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया भाई, इजी हो गया। तो बेटा नेशनलाइजेशन तो सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से मैं सिंगुलर वर्ब की जरूरत है, आर गया, हैव गलत है ही। अब इन दो में से एक जवाब हमें देखना है। प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल क्राइसिस, ये क्या लिखा बेटा, करंट। करंट का मतलब क्या हुआ, करंट का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, करंट का मतलब हमें समझ आता है रिसेंट। रिसेंट है तो ये प्रेजेंट की तरफ लेकर जा रहा है, तो बाबू इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को तोड़ना सीखें, मजेदार सवाल है, ध्यान से इसको एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा। सवाल नंबर 20 को पहले ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, यहां लिखा अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वर, सिचुएशन को ध्यान से समझने का काम करते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं ग्रीन कोमा एंड, और उसके बाद मैं लिख दूं आपके सामने ब्लैक शर्ट्स, इसका मतलब क्या है। और फिर मैं अगर आपके सामने लिखूं ग्रीन एंड, और फिर मैं लिख देता हूं ब्लैक शर्ट्स, भाई इन दोनों बातों में क्या फर्क आपको समझ आ रहा है। आप कहेंगे सर कोई खासा फर्क समझ नहीं आ रहा, यहाँ एंड से पहले कोमा लगा दे, यहाँ आपने कोमा नहीं लगाया, ठीक है जी। अब इन दोनों को अगर मैं किसी पिक्चर से आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप इसको क्या कहेंगे। मैं अगर इसको इस पिक्चर से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप इसको क्या कहेंगे, सोचकर ये बताइए मेरे भाई, ठीक है ना। अब ये सिचुएशन मैंने आपके सामने बनाई है,
ठीक है, इस सिचुएशन को आप पहले मुझे ध्यान से समझाने का काम करें भाई। इस सिचुएशन से ही तो हमें समझ में आएगा ना कि एक छोटे से कोमा लगाने से हमें क्या फर्क नजर आया और क्या फर्क नहीं नजर आया। ठीक है ना। अब यहाँ दोनों सिचुएशन को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो भाई एक चीज तो हमारी समझ में कुछ ऐसी आ गई है ना भाई, एक चीज हमारे सामने कुछ ऐसी समझ में आ गई। तो आपके हिसाब से ये सिचुएशन कैसे काम करेगी? सिचुएशन को मेरे साथ ध्यान से समझने का काम करना। देखिए मेरे बच्चों, एंड से पहले जब कोमा आता है तो इसको हम एक नियम से जान लेते हैं, इसे हम ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं। और ऑक्सफोर्ड कोमा का काम क्या होता है सर? ऑक्सफोर्ड कोमा का काम होता है आइडेंटिटी को सेपरेट करना, या किसी भी एंटिटी को, जो भी हमारे सामने यहां पर एंटिटी लिखा है उसको सेपरेट करना। इसकी अपनी अलग पहचान, उसकी अपनी अलग पहचान, ठीक है ना। यानी कि हरी अलग है, ठीक है, ब्लैक अलग है, दोनों अलग अलग शर्ट, ये बात समझ आई। अब अगर दोनों के बीच कोमा नहीं है तो यही हमारे सामने ऐसी शर्ट है जिसमें ब्लैक और ग्रीन कलर दोनों का दोनों मिक्स है। ये ऑक्सफोर्ड कोमा का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। अब इस सवाल में मजेदार बात क्या सामने आई भाई, ना तो यहाँ कोई ऑक्सफोर्ड कोमा नजर आया, ठीक है। जब ऑक्सफोर्ड कोमा हमारे सामने यहाँ पर है ही नहीं तो हमने समझ आ लिया कि भाई ये गाउन एक ही है, और इस आर्टिकल डिटरमिनर ने कंफर्म भी कर दिया है। इसी वजह से ये सिंगुलर काउंटेबल सही है, इसी की वजह से यहाँ पर हम वॉज सही कर देंगे। अब अगर मेरे लाडले बच्चों इस सवाल में यहाँ पर कोमा लगा होता, अगर इसमें यहां पर कोमा लगा होता, तो फिर से मैं ये चीज समझा देता हूं, कोमा लगने की वजह से मुझे यहां पर अलग एक डिटरमिनर लगाना पड़ता और ये अपनी जगह गाउन नहीं गाउन्स हो जाता। तो कभी कभी छोटी सी इंफॉर्मेशन सवाल को बढ़िया घुमाने की हिम्मत रखती है। बॉट बाय हर, क्या लिखा है? फ्रॉम मॉल। बाकी का सेंटेंस अपनी जगह सही है। आइए बच्चे सवाल नंबर 21 को पढ़ते हैं। पहले समय दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सवाल हमारे सामने कहता है आई पास्ड, मैं पास हुआ, बट द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स वर नॉट गुड। आई सब्जेक्ट हुआ, पास्ड वर्ब हुई, बट कंजंक्शन है, यहां से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट शुरू हो गई है। द परसेंटेज, परसेंटेज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमारे सामने प्रेपोजिशन है। परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से मेरे बच्चों मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, इसी की वजह से हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? वर नहीं, वॉज। ठीक है जी। अब इसके लिए एक छोटी सी बात समझने का काम करेंगे। न्यूमेरल के साथ लिखा हुआ परसेंट, आगे ऑफ, ठीक है ना, जैसा लिखा नाउन वैसी ही लिखी हुई वर्ब। भाई सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है ना जी। अब अगर हमारे सामने परसेंटेज बिना नंबर के लिखा हुआ हो, खाली द लिखा हुआ हो, तो मेरे बच्चे नाउन की सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि हमेशा सिंगुलर रहता है, और इसी के अनुसार आती है हमेशा वर्ब, वो भी कैसी? सिंगुलर। मजेदार सवाल, तरीके से तोड़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 22 को मेरे साथ मिलकर बनाने का काम करेंगे मेरे बच्चों। सवाल हमें क्या कहता है? द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वर वेरी लार्ज। देखिए दो पॉइंट्स को ध्यान से समझने का काम करते हैं। एक तो हमारे सामने है अ नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक हमारे सामने क्वेश्चन बनता है द नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। दोनों सवाल के अंदर टेक्निकल तरीके से तोड़ लेते हैं, ठीक है ना जी। देखो यहां पर आर्टिकल ए लगने की वजह से ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसी की वजह से, इसकी वजह से हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आगे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अगर यहां पर आर्टिकल द इसके साथ लग गया तो यही अपने आप में स्पेसिफिक बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट बन गया क्या? संख्या, ठीक है जी। अब ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में सिंगुलर होने की वजह से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है। ये दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में बहुत जगह पर मदद करेंगे। कई बार क्या होता है ना, आर्टिकल ए या एन को लेकर भी आपको परेशान किया जा सकता है। अब मैं अगर आपके सामने सवाल लिख दूं ब्लैंक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर इंक्रीजिंग। अब इस लिखे हुए सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या कहेंगे? आर्टिकल ए एन का भी चुनाव करना है, वर्ब का भी चुनाव करना है।
अब ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखना होगा कि इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज स्टूडेंट्स होंगे या इंक्रीज संख्या होगी। स्टूडेंट्स कभी इंक्रीज नहीं होते। स्टूडेंट्स को इंक्रीज करने का मतलब तो ये होगा कि स्टूडेंट की सिर और पैर पकड़े और उनको इंक्रीज कर दिया कि भाई साहब अभी तो 5 फुट के थे, अब हमने बढ़ा के 8 फीट के कर दिए। तो यानी कि इससे तो लेना देना नहीं है। इंक्रीज क्या हो रहा है, नंबर। नंबर है तो इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे इसके साथ आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। जब इसके साथ आर्टिकल द लगाया, ये सब्जेक्ट बना, तो इसी के अनुसार मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज। आर को हटाएं। लॉजिक समझ आ गया मेरे बच्चों? लॉजिक समझ आ गया तो क्वेश्चन पे आ जाओ। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वर। पहली बात तो ये जो अप्लाइंग फॉर द जॉब है ना, ये अपने आप में पार्टिसिपल फ्रेज है, इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे सामने है। हमारे सामने सब्जेक्ट यहीं कहीं छिपा हुआ है। लार्ज क्या होगा, क्या लार्ज पीपल हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर। लार्ज कौन होगा? आप कहेंगे नंबर। तो नंबर ही हमारा सब्जेक्ट है। द अपनी जगह फिट है बॉस, सिंगुलर होने की वजह से वॉज कर देंगे। रटे रटाए तरीके से कभी क्वेश्चन मत बनाना। एग्जामिनेशन है, आपकी प्यारी एडिक्विटी जान निकाल देगी रटे रटाए तरीके से जाने पर। ठीक है बच्चों, तो सवाल बढ़िया है, जरूर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बनाएं। अब मेरे साथ मिलकर इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे, ठीक है ना। द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन हैज बीन डिस्कस्ड एट सम लेंथ। एट सम लेंथ का मतलब क्या होता है, अच्छी खासी किसी चीज पर बहस होना। ठीक है, अब देखो सवाल को समझते हैं। अगर मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है ना, जिसका अर्थ हिंदी में निकल कर आता है क्या चीज, अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चे, अब थोड़ा सा पुराना समय याद कर लें तो इकोनॉमिक्स को पहले सब्जेक्ट की तरह लोग यूज करते थे, जिसका अर्थ यही होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं समझने की कोशिश करूं इसका एक दूसरा रूप, द इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके के पॉजेसिव केस के साथ अगर मैं इसी शब्द को जोड़ने का काम करूं, द इकोनॉमिक्स या हिज इकोनॉमिक्स, हर इकोनॉमिक्स, या माई फादर अपोस्ट्रोफेस, माई फादर्स इकोनॉमिक्स, तो पॉजेसिव केस में इसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है ना, और इसका अर्थ बदल जाता है, जैसे कि सामान्यतः इसका मतलब बन जाता है मनी मैनेजमेंट स्किल्स। नाउन के दौरान ये चीज आपने पढ़ी है, इसका मीनिंग बदल जाता है। तो द इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है, जो कि अब बिहेवियर के अनुसार प्लूरल बनता है। प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, प्लूरल होने की वजह से हैज नहीं हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, बीन डिस्कस्ड एट सम लेंथ। बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल, जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए ये सवाल आप लोग पहले ध्यान से पढ़ो मेरे भाइयों, इसको बनाते हैं। सवाल हमारे सामने क्या लिखा है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए मेरे बच्चों, अगर हमारे सामने खाली परसेंट या परसेंटेज होता हमें आफत दिक्कत नहीं महसूस होती। अब इस परसेंट के ठीक पहले इसने लिखकर दे दिया है एक नंबर, संख्या। संख्या ने इसकी कैलकुलेशन बनाने का काम कर दिया। हम इसके साथ लगाएंगे ऑफ, हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ऑफ। ऑफ लगाने के बाद हम लोगों को क्या चाहिए भाई, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ऐसी सिचुएशन में प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है मेरे भाई, अगर मेरे भाई हमारे सामने यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा इसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट्स प्लूरल होने की वजह से यहां पर आपको हैव की आवश्यकता। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, इससे सीखने को भी मिला और ध्यान रखने का भी मजा आया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से पढ़ते हैं पहले। अब इस सवाल को तोड़ने का लॉजिक सीखते हैं। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो लिंकिंग वर्ब है ना, बड़ी जादुई वर्ब होती है भाई, बहुत जादू है इसके अंदर। ठीक है ना, मदहोश कर देती है आने वाले शब्द को। और आने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसका मतलब इट अपनी जगह डमी सब्जेक्ट है, इज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद ये जो इज लिखा है ये अपने आप में सब्जेक्ट हो गया है ना। इस हु ने रिलेट किया किसको, आई को, है ना। इस लिखी हुई वर्ब का हु अपने आप में सब्जेक्ट बना, तो सब्जेक्ट है कौन, आई ही तो सब्जेक्ट है। तो आई के अनुसार ही हम लोगों को यहां पर क्या चाहिए, एम, है ना। ये मैं हूं जिसे ब्लेम किया जाए इस बैड सिचुएशन के लिए।
मजेदार सवाल था, टेक्निकली चीजों को ध्यान से समझने का काम कीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 26 हमारे सामने है, थोड़ा लेवल अप करते हैं क्वेश्चंस का, मजेदार सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पहले पढ़िएगा। आइए बच्चों मेरे साथ बनाएंगे। दैट के साथ अगर हमारे सामने कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है ना, तो ये सारा का सारा अपने आप में नाउन क्लॉज बन जाता है। ठीक है, दैट द रिपोर्ट फेल्ड टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट वर, यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है। अब ये पूरा का पूरा अगर अपने आप में नाउन क्लॉज है तो नाउन क्लॉज काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और नाउन क्लॉज जब सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो ये हमेशा सिंगुलर की तरह रहता है। सिंगुलर होने की वजह से वर नहीं हम यहां पर लिख देंगे वॉज। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ वर नहीं वॉज लिखना है, क्योंकि इससे पहले जो सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है। वॉज सरप्राइजिंग, आगे क्या लिखा है, गिवन द एग्जॉस्टिव डेटा कंपाइल्ड ओवर सेवरल मंथ्स। ठीक है जी, तो इस सवाल में तो बिल्कुल सीधा लॉजिक अपन फिट कर गए मेरे भाई। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन 27 पर आते हैं मेरे बच्चों। पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 27 हमें कहता है मच ऑफ व्हाट अपीयर्स, ठीक है, मच ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन अमंग द रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। सवाल में दो तीन चीजें बड़ी घुमाने वाली हैं। सवाल में दो तीन चीजें क्या घुमाने वाली है वो मैं आप लोगों को भी समझाता हूं मेरे बच्चों। इसलिए लिखा है आर इनफैक्ट कोइंसिडेंटल ओवरलैप्स कोज्ड बाय डिफरिंग मैंडेट्स। ठीक है ना, मैंडेट्स का मतलब जन समूह का जो विचारधारा है, डिफरिंग का मतलब आपस में मेल ना खाना। देखिए, ये मच ऑफ अपने आप में एक पार्टिटिव या फ्रैक्शनल प्रोनाउन का काम कर रहा है। मच ऑफ व्हाट, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना जी, मच इस अपीयर्स का सब्जेक्ट है ना, यानी कि जो भी है उसमें से अधिकतर प्रतीत होता है टू बी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होते हुए प्रतीत हो रहा है अमंग। अमंग किन किन के लोगों के बीच की बात कही है, रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। ठीक है ना जी, प्लूरल, लोगों के बीच आपस में, है ना, रेगुलेटरी बॉडीज और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ये सभी के सभी हैं। ठीक है ना, अब इनके आपस में बीच में कई तरीके के क्या बने हुए हैं मेरे बच्चों, इनके कई तरीके के आपस में बने हुए हैं क्या, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बने हुए हैं। इनका कोऑर्डिनेशन इसके साथ, इनका कोऑर्डिनेशन इनके साथ, इनका कोऑर्डिनेशन इनके साथ, तीनों का कोऑर्डिनेशन, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन। तो ये एक बिहेवियर हमारे सामने आया, तो अमंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब मेरे भाई, मैं अगर आपसे ये पूछूं मेरे भाई, यहां जो लिखा हुआ हमारे सामने अमंग से शुरू ही है ये कहानी। किसी भी प्रेपोजिशन के साथ जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो ये जुड़कर आपस में या तो बनता है एडजेक्टिव फ्रेज या बनता है एडवर्ब फ्रेज, यही तो बात है ना मेरे बच्चों। अब ये अपने आप में बन क्या रहा है, तो आप ये कहेंगे सर ये अपने आप में जब पहले आया और वेयर का आंसर हमें दे रहा है, ठीक है ना। एडजेक्टिव फ्रेज ये तब बने जब इसके बाद लिंकिंग वर्ब हो, एडवर्ब फ्रेज ये तब बने जब इसके बाद एक्शन वर्ब हो। कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया कि सर अगर इसके बाद लिंकिंग वर्ब है, अगर इसके बाद लिंकिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट आने वाला होगा, उसी के अनुसार ये वर्ब एग्री करेगी। तो अमंग इसके बीच, देखो इस वाले सब्जेक्ट की तो वर्ब यहां पर है, इसको तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे अमंग हमारे सामने आ रहा है, अमंग द रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, ये अपने आप में एडवर्बियल का काम कर रहा है। जैसे ही हमने आगे ध्यान से देखा आर, तो पता चला ये अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज है, ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब है। अब इस लिंकिंग वर्ब का एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या है, कोइंसिडेंटल, आगे क्या लिखा, ओवरलैप्स। क्या लिखा है मेरे बच्चों, कोइंसिडेंटल, आगे क्या लिखा हुआ है, ओवरलैप्स। ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पर कोज्ड बाई, ठीक है ना, यहाँ पर ओवरलैप्स को कोज किया गया है किसके द्वारा, डिफरिंग मैंडेट्स के द्वारा। ठीक बच्चों, ये आपके सामने सवाल है 27, ठीक है, और ये हमारे क्यूटी पाई का एक बेहतरीन सवाल है, रिसेंट एग्जाम्स में से उठाया गया, ध्यान से इसको समझेंगे। यहां लिखा मच ऑफ, ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का अपने आप में ऑब्जेक्ट तैयार हुआ। अब मेरे बच्चों ये मच अपने आप में फ्रैक्शनल प्रोनाउन है, ये अपने आप में फ्रैक्शन बनाने वाला प्रोनाउन है। ठीक है जी, मच जो कि अपने आप में सिंगुलर वर्ब के साथ आता है,
ठीक है जी। आगे लिखा है मच ऑफ व्हाट, ठीक है ना, मतलब अधिकतर उसमें से जो हमारे सामने प्रतीत होता है। टू बी कोऑर्डिनेशन अमंग, है ना, कोऑर्डिनेशन किन के बीच, अमंग द रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। आर इनफैक्ट कोइंसिडेंटल, ठीक है ना, आर अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना, वास्तव में ये इसके लिए एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है। ओवरलैप्स कोज्ड बाय, है ना, कोइंसिडेंटल ओवरलैप्स ये बता रहा है, ये नाउन है मेरे भाई, ठीक है ना, जो किसकी वजह से हुए हैं, डिफरिंग मैंडेट्स। मैंडेट्स का मतलब क्या होता है, जन समूह का विचारधारा। अब मेरे भाई इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, तो आप कहेंगे सर इस लिखी हुई वर्ब के सब्जेक्ट के बारे में अगर हम समझें तो ये फ्रैक्शनल जो कि सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से ही हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ठीक है ना, हाँ कि ना, मेरी बात समझ रहे हैं। अब कुछ बच्चों के दिल में ये भी सवाल आ रहा है कि सर इस व्हाट को ऑब्जेक्ट क्यों नहीं माना इस लिखी हुई वर्ब का, तो सर इस व्हाट को हम ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहां पर मच ऑफ दैट और ये लिखा है विच। अब ये सेंटेंस आपको समझ में आएगा, इन दोनों को मिलाने की वजह से ही यहां पर हम लोगों ने व्हाट को फ्रेम किया है, ठीक है जी। तो यहां इस मच की वजह से आर नहीं, हमें इज को लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन 28 पर थोड़ा सा मेहनत करते हैं, बढ़िया सवाल है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, हमें बनाना जरूर सीखना चाहिए। That the framework lacks provisions for background compatibility is less problematic than the assumption that all peripheral institutions will without coercion. That हमारे सामने नाउन क्लॉज को फ्रेम कर रहा है। द फ्रेमवर्क लैक्स, फ्रेमवर्क में कमी होती है, प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, ठीक है जी। अब ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है, इज के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज लेस प्रॉब्लमेटिक देन, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री बना रहा है और ये अपने आप में देन कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन है। आगे लिखा है देन द अजम्पशन, है ना, इस मान्यता से दैट ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस विल विदाउट कोएर्जन, ठीक है, अडेयर्स, मजेदार बात हो गई। ये तो हमारे सामने विदाउट प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। इस अडेयर्स का सब्जेक्ट कहाँ बैठा है, आप कहेंगे सर इस अडेयर्स का सब्जेक्ट है इंस्टीट्यूशंस। ध्यान से देखा तो समझ आया, इंस्टीट्यूशन के साथ मॉडल एक्सिलरी विल बैठी है और ये चीज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मॉडल एक्सिलरी है इसके साथ हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है। जब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की हमें जरूरत है तो अडेयर्स को हटाकर हम अडेयर का यूज करेंगे। अडेयर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज होता है, ठीक है ना, अडेयर का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है। आगे लिखा टू द सेंट्रल डायरेक्टिव एज फ्रेम्ड, जैसे बनाए गए थे उन्हीं सेंट्रल डायरेक्टिव को ये फॉलो करता है। सवाल मजेदार है, जरूर इसको ध्यान से सीखिएगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन 29 को ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों, आइए इसको बनाते हैं। The report apostrophes emphasis on techno-optimism, while commendable, overlook the structural inequities that persist in data accessibility and digital literacy across demographic and regional divides. सवाल को ध्यान से समझते हैं। रिपोर्ट का एम्फेसिस, रिपोर्ट का जोर किस चीज पर, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टेक्नो ऑप्टिमिज्म, यानी कि टेक्निक का या टेक्नोलॉजी का इतना अच्छे से प्रयोग करना कि मैक्सिमम आउटपुट वो निकाल सके, जबकि कमेंडेबल, है ना, ये मतलब लोगों के अंदर इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आगे लिखा ओवरलुक। अब इस ओवरलुक का सब्जेक्ट कौन है, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो ये तो प्रेपोजिशन का सारा मामला ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, वाइल एक छोटा सा प्यारा सा कंजंक्शन है जो कमेंडेबल इसे कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे नन्हे बच्चों यहां रिपोर्ट अपोस्ट्रोफेस, ठीक है ना, अब अगर मैं आपके सामने ये कहूं राहुल अपोस्ट्रोफेस फ्रेंड्स इज आर प्रेजेंट, तो आप इसमें सब्जेक्ट कौन सा चुनेंगे, तो भाई आपके दिमाग में तो सवाल आ ही गया, राहुल के फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जो मेरे बच्चों पोजेशन को बता रहा होता है ना, वही पोजेशन बताने वाला नाउन सब्जेक्ट बनता है। आप इसको समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, क्या, द फ्रेंड्स ऑफ राहुल, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स ऑफ राहुल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि जो राहुल हमारे सामने लिखा है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स के अनुसार चाहे ऐसे पकड़ लो कान को चाहे ऐसे, बात हमेशा सच की तरफ ही जानी है। अब मेरे बच्चों यहां हमारे सामने क्या कहता है,
ठीक है। द रिपोर्ट्स एम्फेसिस, तो एम्फेसिस अपने आप में, ठीक है ना, सिंगुलर है। जब ये अपने आप में सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सिंगुलर फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी, यही एरर है। ओवरलुक्स द स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज, ठीक है ना, और इनइक्विटीज अपने आप में प्लूरल हो गया। इसको रिलेट करने के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन परसिस्ट सही काम कर रहा है। इन डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस डेमोग्राफिक एंड रीजनल डिवाइड्स, ठीक है। बाकी का सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है मेरे भाई। आइए बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सवाल है, रिसेंट एग्जाम से आप लोगों के लिए लिया है ताकि एडिक्विटी को हम समझ सकें। सवाल को देखते हैं। दैट देयर एग्जिस्ट्स नो रिकोर्स, नो रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब होता है अपील, ठीक है ना, रिकोर्स का मतलब होता है अपील, ठीक है, कोई भी अपील नहीं है। तो मेरे बच्चे दैट के साथ लिखा हुआ ये अपने आप में हमारे सामने एक नाउन क्लॉज बन जाता है, ठीक है जी। नाउन क्लॉज कहाँ तक जा रहा है ये भी हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश कर लेंगे, वो भी कोई हमारे लिए मुसीबत नहीं है। मुसीबत का सवाल ये बन रहा है, देयर अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, एग्जिस्ट किसके अकॉर्डिंग आया है, रिकोर्स के अकॉर्डिंग, है ना, जो कि सिंगुलर है तो ये अपनी जगह सही है। फोर प्रेपोजिशन का ये अपनी जगह ऑब्जेक्ट है। दैट देयर एग्जिस्ट है ही नहीं, वजूद ही नहीं है, किस चीज का वजूद नहीं है, इस चीज का वजूद नहीं है सिटीजन्स के लिए अगर इन्वायरमेंटल वायलेशंस आर कंडोन्ड, है ना, इन्वायरमेंटल वायलेशंस यानी कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ नियम जो बनाए गए हैं अगर उनको मतलब क्या किया जाता है, एक्सक्यूज किया जाता है, अगर उनको इग्नोर किया जाता है ना। सर कंडोन अपने आप में एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू ओवरलुक, ठीक है ना, टू एक्सक्यूज, ठीक है जी, टू एक्सक्यूज। अब मेरे बच्चों यहां हमें समझ में आता है अगर इनको ओवरलुक किया जाता है, कहां ओवरलुक किया जाता है, एट द मिनिस्ट्रियल लेवल, अगर मिनिस्टर लोग इसको ओवरलुक करते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा अंडरलाइन, अंडरलाइन एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहां है जी, इसका सब्जेक्ट कहां है, अंडरलाइन अ सिस्टमैटिक इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, है ना, संवैधानिक भरोसे को धीरे धीरे लोगों की नजरों से गिरा देता है अगर मिनिस्टर लोग इस चीज को ठीक ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में ये पूरा लिखा नाउन क्लॉज इस लिखी हुई वर्ब का अगर सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना जी, ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज अगर इसका सब्जेक्ट बना रहे हैं हम तो अंडरलाइन नहीं अंडरलाइंस, ठीक है ना जी। तो यहां पर हमें इस वाले पार्ट नंबर 3 में एरर को मार्क करना पड़ेगा। बढ़िया सवाल है मेरे बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस अब आपके लेटेस्ट पैटर्न में पूछे जा रहे हैं और ऐसे पैटर्न्स की वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार भी पढ़ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 31 हमारे सामने है मेरे बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं मजेदार तरीके से, शॉर्टेस्ट वे में इसको बनाते हैं। दैट के साथ लिखा ये क्या है हमारे सामने, नाउन क्लॉज है, ठीक है ना। नन ऑफ के बाद रिप्रेजेंटेटिव्स प्लूरल लिखा है, फाउंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द प्रपोजल वायबल, वायबल का मतलब फिजिबल होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ नाउन क्लॉज है, इसकी वजह से इज अपनी जगह काम कर जाएगा, इस पे कोई आपत्ति नहीं है मेरे बच्चे। इज लेस सरप्राइजिंग, लेस कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है जी, यहां लेस कंपैरेटिव डिग्री बन रही है तो ये कंजंक्शन देन सही है। द फैक्ट दैट, ठीक है ना। आगे लिखा है हमारे सामने क्या चीज लिखा है, नीदर द चेयरपर्सन नोर द लीगल काउंसिल। सवाल को ध्यान से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। पेयर कंजंक्शन आइदर और के साथ अगर हम बात करते हैं, नाइदर नोर के साथ हम बात करते हैं, खाली और के साथ हम बात करते हैं, तो जो सब्जेक्ट हमारे सामने यहां लिखा है उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बी इट सिंगुलर बी इट प्लूरल, तो नोर के साथ लिखा हुआ काउंसिल सिंगुलर कैटेगरी का अपने आप में सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर की वजह से ही वर नहीं हमें यहां पर वॉज लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो एक अच्छा सवाल हमारे लिए बन गया है, ठीक है भाई। चलो आइए बच्चों क्वेश्चन 32 को देखते हैं। एक मजेदार सवाल आपके लिए है। नीदर द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ नोर द एस्टिमेशन ऑफ डेफिसिट ट्रेंड्स अपीयर। देखो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। नीदर के साथ नोर का पेयर हमें चाहिए, ये बात अपनी जगह फिट है बॉस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब नीदर के साथ ये लिखा हमारे सामने एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। नीदर के साथ आगे एस्टिमेशन ऑफ डेफिसिट ट्रेंड्स ये लिखा हमारे सामने दूसरा सब्जेक्ट।
अब इस दूसरे वाले हिस्से को अगर ध्यान से हम देखेंगे तो बात क्या हो गई भाई, हमारे सामने एस्टिमेशन सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक इसी तरीके से ये हमारा सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। नोर के नियरेस्ट वर्ब नोर के बाद लिखे हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगी। तो मेरे बच्चे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि सिंगुलर है, अपीयर नहीं, यहां हमें अपीयर्स करना होगा। अपीयर्स टू हैव अकाउंटेड, ये अपने आप में परफेक्ट इंफिनिटिव है बच्चों। फॉर द लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स दैट स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज फेस, जिसको स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज प्लूरल होने की वजह से फेस सही जा रहा है ड्यूरिंग साइक्लिकल डाउन टर्न्स इन डिमांड। साइक्लिकल का मतलब होता है गोल घुमावदार, और डाउन टर्न्स का मतलब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए जो डिमांड कम होती जा रही है। क्वेश्चन 33 को ध्यान से पढ़िएगा, तगड़ा सवाल है भाई साहब, ठीक है ना। ये भैंसे सवाल अब पेपर में पूछे जा रहे हैं, इनको हम सुलटाते हैं। अभी देखो आपके सामने, ठीक है ना। इट डमी सब्जेक्ट है, वॉज अपनी जगह फिट है, ठीक है ना। इस वॉज के बाद हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है भाई, द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शंस, ठीक है, ओके। इट वाज नॉट मेयरली, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात अपनी जगह ठीक जा रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ, अक्रॉस प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है। दैट आपके सामने एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेट कर रहा है सेक्टर्स को, और इसी सेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिसरप्टेड सामने आया है। डिसरप्टेड का मतलब होता है डिस्टर्ब कर देना, ठीक है, डिस्टर्ब कर देना। कोहेसिव गवर्नेंस, आपस में तालमेल बिठाकर जो चल रही है, उस सरकार की बात कही जा रही है। इसके बाद इसने कहा है बट द इनर्शिया एम्बेडेड इन ओवरलैपिंग रेगुलेटरी मैंडेट्स, ठीक है ना। यानी कि इनर्शिया का मतलब जो मूवमेंट है वो जो उसके अंदर शामिल था, किसमें, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक रेगुलेटरी जो पब्लिक ओपिनियन है उनके ऊपर जो छिपा हुआ था। आगे इसने क्या कहा है, विच हमारे सामने फिर से क्या आ गया भाई, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। दो डिजाइंड टू सेफगार्ड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ठीक है। अब मेरे बच्चे यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से यहां तक हमारे सामने एक प्यारा सा क्या हो गया बेटा, सर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है ना जी। हालांकि डिजाइन किया गया था सेफगार्ड करने के लिए इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को। अब ये जो विच है हमारे सामने, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिलेट कर रहा है, मैंडेट्स को। मैंडेट्स प्लूरल है। अब प्लूरल मैंडेट्स को रिलेट कर रहा है तो भाई इस विच के हिसाब से हम लोगों को प्लूरल को रिलेट करने के लिए एंड अप चाहिएगा, है ना। एंड अप का मतलब होता है अंत में जिसका परिणाम निकल कर आए, अंत में जिसका परिणाम निकल कर आए। गॉट इट, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे इस रेगुलेटरी मैंडेट्स को अगर रिलेट कर रहे हैं तो एंड अप हमें करना होगा, एंड अप पैरालाइजिंग इंटर डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस ऑल टुगेदर। आखिर में ये जो ऑल टुगेदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑल टुगेदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है, ये मुझे आप जरूर बताइएगा इसको देखने के बाद, ठीक है बच्चे। आइए मेरे बच्चों एक बेहतरीन सवाल से भी मिल लेते हैं। सर अब लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। द परसेप्शन दैट द गाइडलाइंस आर ऑप्शनल, द परसेप्शन यही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये हमारे सामने रिलेटिव प्रोनाउन है जिसकी वजह से ये पूरा रिलेटिव क्लॉज तैयार हुआ। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आर काम कर रहा है, ऑप्शनल रेदर देन कंपल्सरी। बात यहां तक पूरे के पूरी लिखी हुई रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है ना। अब रिलेटिव क्लॉज कह लीजिए चाहे इसे एडजेक्टिव क्लॉज कह लीजिएगा, क्योंकि इस परसेप्शन को, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये क्लॉज, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज भी बनता है। अब मेरे नन्हे बच्चों इस परसेप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम समझे सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से यहाँ हैज लेड टू वाइड स्प्रेड इनकंसिस्टेंसीज इन कंप्लायंस अक्रॉस स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशंस। बढ़िया सवाल है, तोड़ना आसान है। रिलेटिव क्लॉज के आधार पर इस क्वेश्चन को हमने उड़ाया। आइए मेरे बच्चों क्वेश्चन 35 को ध्यान से देखते हैं। मजेदार सवाल है, पहले सवाल को रोके ध्यान से पढ़ें, अब फिर उसके साथ मेरे साथ इसको मेहनत से उड़ाएंगे। बाबू नोट ओनली डज, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम लोगों को नोट ओनली सेंटेंस की शुरुआत में देखने को मिले, ठीक है ना, और इसके पास अपनी अलग वर्ब हो, ठीक है ना, और मेरे बच्चों बट ऑल्सो के पास अपनी एक अलग वर्ब हो, तो यहां बहुत ही प्यार से इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हम लगा लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि नोट ओनली के बाद वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है जी, हाँ कि नहीं मेरे बच्चों। यहां वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है। बट ऑल्सो के बारे में अगर हम बात करते हैं
तो बट के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, ऑल्सो के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, आपके पास जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। नॉट ओनली डज द रिपोर्ट फेल, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, द रिपोर्ट अपने आप में सब्जेक्ट है, इस डज के अकॉर्डिंग फेल बिल्कुल फिट है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट काम कर रहा है। टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल गैप्स, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारे सामने लिखा बट ऑल्सो इट ओवरलुक्स, है ना, इसके अलावा, है ना, इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा, ये इट किसके लिए यूज हुआ है, रिपोर्ट के लिए। रिपोर्ट ओवरलुक करती है, ओवरलुक करने का मतलब मेरे बच्चों नजरअंदाज करना, ठीक है ना। ओवरलुक्स द मोर प्रेसिंग इशू, जिस मुद्दे का ज्यादा दबाव हमारे ऊपर होता है, ऑफ कम्युनिटी एक्सक्लूजन, विच के साथ क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू एक्टिविस्ट्स, ठीक है ना। ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा, प्रेपोजिशनल है ये अपने आप में, इसको एक तरफ रख लीजिएगा। यहां पर विच रिलेट कर रहा है किसको, एक्सक्लूजन, सब्जेक्ट को। यही सब्जेक्ट इस विच को भी सब्जेक्ट बना रहा है, जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से यहां पर हैज हमें लिखना होगा, ठीक है ना। तो कम्युनिटी एक्सक्लूजन की बात कही है, जिसको क्या किया गया, सिस्टमेटिकली इग्नोर किया गया कई वर्षों तक, ठीक है। तो एक अच्छा सवाल है, मेहनत वाला सवाल है, इसको जरूर ध्यान से आप देखिएगा मेरे बच्चों। तो चलिए मेरे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन 36 हमें क्या सिखाता है। पहले स्क्रीन को रोके इस क्वेश्चन को बनाने का काम करें, ठीक है। अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को तोड़ना सीखेंगे। द परजम्पशन, ये हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आगे लिखा है नॉट दैट, ठीक है। एक चीज को समझने की कोशिश करना, मैंने आपके सामने कहा राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब मेरे बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस को एक बार ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, और आप मुझे बताएं यहाँ कौन से सब्जेक्ट के कोडिंग वर्ब अग्री करेगी। इसको समझने की अगर हम कोशिश करते हैं, जिस भी लिखे हुए सब्जेक्ट जैसे शब्द की अगर हम बात करते हैं, नोट के साथ लिखा है, तो उसका मतलब हमें समझ में आया कि ये तो एक्सक्लूड कर दिया है ना, ये तो एक्सक्लूड कर दिया, ये तो है ही नहीं कंसीडरेशन में। यानी कि हमारे सामने सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिखा हुआ राहुल। अब राहुल के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैज। पॉइंट समझ आ गए। जहां हमारे सामने नोट जुड़ जा रहा है ना, नोट का मतलब हम उसको तो कंसीडरेशन में रख ही नहीं रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। नॉट दैट द पॉलिसीज देमसेल्व्स वर इल कंसीव्ड बट, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, रेदर दैट देयर रेटोरिकल फ्रेमिंग लिडन विद एब्स्ट्रैक्शंस एलाइन एलिन 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 को एलियन भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अननोन टू पर्सन, ठीक है ना जी, अननोन टू पर्सन और प्लेस, ठीक है ना, जो हमारे लिए अननोन है, एडजेक्टिव होता है बाबू ये, ठीक है ना। आगे इसने लिखा टू ग्रास रूट डिस्कोर्स हैव कंट्रीब्यूटेड, तो सीधी सीधी बात हमें समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है, ये हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब सिंगुलर होने की वजह से यहाँ हैज हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। ये सारा का सारा इसके लिए एक अपने आप में क्वालिफायर का काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर से देखेंगे, परजम्पशन, नॉट दैट, ये नहीं है परजम्पशन, क्या नहीं है, कि पॉलिसीज खुद में ही गलत तरीके से बनाई गई हैं, बल्कि इसकी बजाय ये कि उनका जो रेटोरिकल फ्रेमिंग है, रेटोरिकल का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा किसी चीज में बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज कह देना, ठीक है ना, उसे हम रेटोरिकल कह देते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं संजय आपका नाम क्या है, आप आप कंफ्यूज हो जाएंगे, संजय आपका नाम क्या है, ये सर आप नाम पूछ भी रहे हो, बता भी रहे हो, यही चीज रेटोरिकल है, समझ रहे हैं, कि जरूरत से बेवजह की जरूरत पैदा कर देना, नाम पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, समझ में आ रही है, ठीक है। क्या आपको पता है मैं पानी पी रहा हूं, तो सर फिर सवाल क्यों पूछ रहे हो, अगर आप पानी पी रहे हैं ये आंसर ही दे रहे हैं, अगर आप संजय का नाम बता ही रहे हैं फिर पूछ क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है रेटोरिकल, जरूरत से ज्यादा शब्दों का जिसमें यूज होता है, आप सुपर फ्लॉस की तरह इसका सिनोनिम बना लीजिएगा। फ्रेमिंग लेडन विद एब्स्ट्रैक्शंस एलिन टू ग्रास रूट्स, ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्दों से बना हुआ एब्स्ट्रैक्शंस इसमें शामिल है, जो किससे दूर है, अननोन है, किससे, ग्रास रूट्स डिस्कोर्स से, है ना, यानी कि जो बिल्कुल मूलभूत बातचीत है उससे तो बहुत दूर है, उन चीजों को उठा के रखा गया इसमें। हैज कंट्रीब्यूटेड मोर टू सिविक एपैथी, है ना, एपैथी, ए का मतलब
नोट होता है। PATH का मतलब फीलिंग होता है, समझ रहे हैं, जिसके अंदर फीलिंग नहीं है, ठीक है ना, अपैथी हम कहते हैं। देन, अब ये देन किस वजह से आया, इस मोर के कंपैरिजन की वजह से। देन इम्प्लीमेंटेशन फेलियर्स पर से आगे लिखा रिफ्लेक्ट्स अ डीपर इंस्टीट्यूशन। बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है मेरे बच्चों। तो ये एक अच्छा सवाल है जिसमें कुछ नया प्यारा सीखने को मिला। आइए बच्चों क्वेश्चन 37 को ध्यान से देखते हैं, क्या कहता है ये सवाल, सीखते हैं इस सवाल के अच्छे से प्यारे से लॉजिक को। रेयरली इफ एवर, बिल्कुल सही है ये अपने आप में फ्रेज, है ना। रेयरली का मतलब कभी कभार, अगर हमेशा हो तो, कभी कभार अगर हमेशा हो तो। हैव देयर बीन अ टाइम, सबसे पहले इसको देखकर हम समझ गए कि ये अपने आप में कुछ और नहीं एडवर्ब है, और एडवर्ब कौन सी है, नेगेटिव। अब किसी भी लिखे हुए सेंटेंस की शुरुआत में अगर हम लोगों को एक नेगेटिव एडवर्ब देखने को अगर मिलती है तो हम इन्वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच सब्जेक्ट को बिठाते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं तो आप बिल्कुल बुरा मत मानना कि अगर नेगेटिव एडवर्ब शुरुआत में है तो लिखे हुए बाकी के सेंटेंस के अंदर हम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लगाते तो हैं। इन्वर्जन अपने आप में बन जाता है क्या, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर। क्या बन जाता है, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा ढांचा बन जाता है जिसे हम क्लोज एंडेड कहते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब हमें लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब हमें समझ आ रहा है कि हैव किस खुशी में आया है, देयर किस खुशी में आया, बीन किस खुशी में, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अ टाइम ये हमारे सामने लिखा हुआ सब्जेक्ट है ना। देयर तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। मैं अगर आपके सामने कहूं देयर वॉज अ बॉय, सब्जेक्ट कौन है, बॉय। अगर मैं आपके सामने कहूं देयर वर सम बॉयज, तो अब सब्जेक्ट कौन है, बॉयज। तो इसी के अकॉर्डिंग देयर है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर सब्जेक्ट अगर है तो इस सब्जेक्ट की वजह से ही आप यहाँ पर क्या यूज कर गए, हैज, ठीक है ना। रेयरली इफ एवर हैज देयर बीन अ टाइम व्हेन डिसेंट वाज मेट, क्या लिखा है, विद, यहाँ पर मेरे बच्चों विद है, सच इंस्टीट्यूशनल डिसरिगार्ड, है ना। डिसेंट का मतलब होता है नामंजूरी, जब नामंजूरी को स्वीकार किया गया, विद सच इंस्टीट्यूशनल डिसरिगार्ड, है ना, इंस्टीट्यूशनल अपमान के साथ इसको स्वीकार किया गया, एज इन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बाकी के सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है। सवाल मजेदार है, कुछ अच्छा नया ताजा सीखने को मिला, ध्यान रखिएगा बेटा इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों क्वेश्चन 38 को ध्यान से देखते हैं। बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है, पहले एक बार इसको ध्यान से पढ़ें, आंसर बनाकर देखें। आइए बच्चों मैं बनाता हूं, नीदर ऑफ द प्रोपोज्ड स्ट्रेटजीज। देखो पहली ट्रिक इस सवाल में क्या काम आ गई, हमें बहुत अच्छे से याद है, नीदर की बात करें, ईच की बात करें, चाहे ईदर की बात करें, चाहे वन की बात करें, इनके साथ लिखा हुआ ऑफ, इनके साथ लिखा हुआ हमेशा प्लूरल कैटेगरी का काउंटेबल नाउन हमें चाहिए, ठीक है ना। तो नीदर के साथ ऑफ लगा, ये प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है जो कि प्लूरल हमारे सामने लिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ये इसका एडजेक्टिव होगा, इसी के लिए डिटर्मिनर द का यूज हुआ है। तो यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है मेरे बच्चे। आगे लिखा है सीम, सीम अपने आप में क्या है सर, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमें दो बातें ध्यान आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, एक तो सिंगुलर फॉर्म नजर, एक प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म। तो प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म में वी1 के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं या फिर डज लगा देते हैं वी1 के साथ, और प्लूरल फॉर्म के अंदर हम वी1 यूज करते हैं या फिर डू लगा देते हैं वी1 के साथ। दोनों में से बात समझ आ गई। अब जब ये नीदर अपने आप में सिंगुलर ही होता है तो सिंगुलर होने की वजह से सीम नहीं, सीम्स यहां होना चाहिए, ठीक है। ये सीम्स अपने आप में फाइनाइट वर्ब है। आगे लिखा है टू के साथ एड्रेस, क्या लिखा है मेरे बच्चे, टू के साथ एड्रेस। अब टू के साथ ये एड्रेस लिखा है तो ये इन्फिनेटिव अपनी जगह काम कर रहा है, ठीक है ना। आगे लिखा है एड्रेस द कोर इशू, दैट कंजंक्शन है, द कमिटी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग लास्ट मंथ्स रिव्यू, ठीक है ना जी। कमिटी आइडेंटिफाइड, कंजंक्शन के बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी अपनी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। सर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज है ना। ड्यूरिंग लास्ट मंथ अपोस्ट्रोफे के साथ रिव्यू, टाइम बताने वाले शब्द के साथ अपोस्ट्रोफे हम लगा सकते हैं। तो इस सेंटेंस में बाकी कहीं कोई एतराज नहीं है, बस एक छोटी सी वर्ब को हम लोगों ने ठीक करना था। क्वेश्चन 39 को एक बार ध्यान से पहले पढ़ेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। अब मेरे साथ मिलकर इसका आंसर बनाएंगे। सवाल कहता है द टीम्स ऑब्जेक्टिव, टीम
का ऑब्जेक्टिव। अपोस्ट्रोफी बिल्कुल सही काम कर रहा है। आगे हमारे सामने लिखा डिस्पाइट। हम सभी प्यारे बच्चे ये चीज जानते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हमें बताता है के बावजूद, कॉन्ट्रडिक्शन बताने वाली प्रेपोजिशन है। और इन स्पाइट ऑफ का मतलब ही निकलता है क्या चीज, डिस्पाइट, है ना। जब इन स्पाइट ऑफ का मतलब ही डिस्पाइट है तो हम डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाना सुपरफ्लोस मानते हैं। ये आप सभी नन्हे प्यारे बच्चों को पता है, पेपर का सवाल इससे फंस जाता है। अब इस डिस्पाइट को हम समझने की कोशिश करें तो ये प्रेपोजिशन है ना मेरे बच्चे। अब ये हमारे सामने प्रेपोजिशन का क्या हो गया, आप कहेंगे सर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव इट्स अपनी जगह सही काम कर रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ वर लिखा है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर किसी एक नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस दूसरा नाउन, तो आने वाली वर्ब कौन से नाउन के अकॉर्डिंग अग्री करेगी, तो कौन से नाउन के अकॉर्डिंग एग्री करेगी। इस बात को सोचने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा। हम चाहें तो इसी फ्रेज को रीराइट कर सकते हैं, कैसे, पहले नाउन टू अपोस्ट्रोफी एस को ऑफ और इसको नाउन वन। तो मेरे बच्चे वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री हो गई, नाउन टू के। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे सामने प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। बोलो हाँ, ठीक है ना जी। यानी कि यहां पर भी हमें फिर किसके अकॉर्डिंग एग्री करना है, जो इसके नजदीक लिखा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए अच्छे से तैयार होगा, इसको भूल ना जाना, पेपर में बड़ा काम आता है मेरे बच्चे। यानी कि इस मामले में हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, ऑब्जेक्टिव। सिंगुलर होने की वजह से यहां पर हम क्या लगा देंगे, वॉज। क्वेश्चन तो टूट गया, बाकी की बात भी देख लेते हैं, कोई और परेशानी अगर यहाँ है तो। वर के बाद यहाँ हमने वॉज किया और अंडरस्टूड बाय द इवेल्युएटर्स, ठीक है ना, इवेल्युएटर्स के द्वारा जांचा गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव खुद नहीं इवेल्युएट कर सकता। इवेल्युएट का मतलब मूल्यांकन करने वाला, ठीक है ना। अंडरस्टूड खुद नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ये इन्फिनिटिव है, क्यों किया गया भाई, ठीक है ना, फोकस करने के लिए। मोर ऑन इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समावेश करना, इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समावेश करना, सब चीजों को शामिल करना। देन अपनी जगह वैलिड है, क्यों, क्योंकि मोर के साथ कंपैरेटिव कंजंक्शन सामने आ गया। और क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स, क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स की बजाय, ठीक है ना। बाकी का सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, सही काम कर रहा है। तो अब जो आपकी क्यूटी पाई है उसके इस लेवल को अब आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स के आधार पर ही है, हमें बस क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लगे हुए नजर आएंगे, पर हमें डरना नहीं है, क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 40 आया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बनाना सिखाता हूं, ध्यान से देखते हैं। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग, नैरो, आगे लिखा है नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू हायर लैटिट्यूड्स। ये लिखा पूरा सेंटेंस है, इसके 4 पॉइंट्स आपके सामने दिए हैं कि इसमें एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें है एरर या इसमें एरर है। तो एक एक करके इसको तोड़ना शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक एडजेक्टिव है हमारे सामने, इस लिखी हुई रिवर्स का जो सब्जेक्ट है आर लिखा हुआ है, एक लिंकिंग वर्ब, तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक वेरी कर रही है, एग्री कर रही है ना। लॉन्ग एडजेक्टिव है, नैरो एडजेक्टिव है, किसके लिए, बैंड्स के लिए, बैंड्स के लिए दोनों एडजेक्टिव्स हैं। आगे लिखा है ऑफ, ऑफ का मतलब पोजेशन बताया है, किस चीज का बैंड्स है भाई, मॉइस्चर का। मॉइस्चर कहाँ है, इन द एटमोस्फेयर, ठीक है। ये इन अपने आप में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एटमोस्फेयर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे हमारे सामने क्या लिखा है मेरे बच्चे, दैट एक्सटेंड्स। अब ये दैट एक्सटेंड्स किसके लिए यूज किया गया है, अब ये दैट एक्सटेंड्स किसके लिए यूज किया गया है, क्या एटमॉस्फेयर के लिए, कि एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है। पहले दो शब्दों को मेरे साथ मिलकर समझ लो, क्लोज टेस्ट में भी मदद हो जाएगी। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, ठीक है ना जी। आप किसी भी एक बलून के अंदर हवा भर दीजिए तो बलून एक्सपेंड होगा। जब बलून एक्सपेंड होगा तो हमें समझ आएगा बलून हर डायरेक्शन में क्या करेगा, फैलेगा, हर डायरेक्शन में क्या करेगा, फैलेगा, हर डायरेक्शन में फूल जाएगा। अब अगर हम एक्सटेंड के बारे में अगर सोचने की कोशिश करते हैं तो एक्सटेंड का मतलब भी फैलना ही होता है, लेकिन ये 2 डायरेक्शंस में होता है। इसको आप 3D कह सकते हैं, यानी कि 3 डायरेक्शंस में ये फैलने का काम करता है, ठीक है ना जी। ये सिर्फ 2 ही डायरेक्शंस में फैलता है, ठीक है ना। मान लीजिए एक पॉइंट ए है,
एक पॉइंट बी है, ठीक है ना। इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को अगर हम समझें, इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को अगर हम समझें तो ये दो ही पॉइंट्स हैं। अब इस पॉइंट को आपने एक्सटेंड कर दिया डी तक, इसको आपने एक्सटेंड कर दिया सी तक, ठीक है ना जी। तो ये क्या हमारे सामने हो गए, एक्सटेंड टू लाइनियर, है ना, लीनियर आपने एक्सटेंड कर दिया। अब सवाल हमारे सामने आ गया, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू हायर एल्टीट्यूड्स। आखिर ट्रॉपिक्स से हायर एल्टीट्यूड्स तक क्या एटमॉस्फेयर एक्सटेंड कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर, ठीक है जी। अब मेरी बात कुछ कुछ समझ आ रही है मेरे बच्चे? क्या यहां पर मॉइस्चर के लिए कहा है? नहीं सर। तो ये एक्सटेंड करने का पॉइंट किससे रिलेटेड है? रिवर्स। रिवर्स के लिए ये रिलेटिव क्लॉज हमारे सामने बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन तैयार बैठा है ना। यानी कि हमें तो ये बात समझ आ रही है मेरे बच्चों कि यहां ये जो लिखा रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज हुआ है? रिवर्स के लिए यूज हुआ है। अब मेरे भाई जब ये रिवर्स के लिए यूज हुआ तो रिवर्स प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। बढ़िया सवाल था, ठीक है ना। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एडिक्विटी से डर रहे हैं कि एडिक्विटी में ना बहुत तगड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल तगड़े नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ आपको हर चीज को 2 बार वेरीफाई करना है। और 2 बाई वेरीफाई तब कर पाओगे जब आप मेरे साथ मिलकर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आपको प्रैक्टिस करने पर ही मतलब अपने आप को पक्का करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन को देखो, हर चीज को रिलेट करते जाओ जो आपको क्लास में हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन 41 पर दिमाग लगाते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन वो 41। आराम से सीखेंगे, मजे से सीखेंगे। पहले बार क्वेश्चन को पढ़कर देखें, अब मेरे साथ मिलकर इसका आंसर बनाएं। The fiscal deficit has to be held in check because it represent the government apostrophe claim on the non-government sector apostrophe savings। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इन सारे के सारे मतलब जो लिखे हुए यहाँ पर वाक्य की बात है, इसको टुकड़ों में बांट के दिया है। इसमें कोई एरर है तो बताइए, नहीं तो आप डी वाले ऑप्शन नो एरर को मार्क करके बोलो तारा रारा, ठीक है। मजेदार सवाल क्या है सर, इस लिखे हुए हैज का सब्जेक्ट है डेफिसिट। डेफिसिट मींस कमी, फिस्कल का मतलब पूंजी से संबंधित हो गया। ये हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि नाउन, ये इसका अपने आप में एडजेक्टिव है। इसी नाउन के लिए द यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सिंगुलर होने की वजह से हैज करेक्ट होगा। हैज के बाद टू लगा है, बी हेल्ड, यानी कि ये अपने आप में एक मॉडल एक्सिलरी है जिसका पैसिव बी के साथ लगाकर थर्ड फॉर्म हम लोगों ने लिखा है। आप लोगों ने अपने प्यारे से बैच में पढ़ा है कि हैज, हैव या हेड के साथ हम टू लगाकर अगर इन्फिनिटी बनाते हैं तो ये पार्शियल मॉडल एक्सिलरी का काम करते हैं, ठीक है ना जी, ठीक है। ये किसी तरीके की कंपल्जन को बताते हैं, ठीक है ना। तो इसको होल्ड किया जाना है, ठीक है ना, इन चेक मींस जांच के लिए, क्योंकि अब ये बिकॉज अपने आप में कंजंक्शन तैयार हो गया। इट अपने आप में क्या हो गया बेटा, इट अपने आप में सब्जेक्ट है। अब इट यूज किसके लिए हुआ है, इस फिस्कल डेफिसिट के लिए यूज हुआ है भाई, नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं इट चाहे कैसा भी हो, डमी सब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बेचारा इतना शरीफ है, सिंगुलर वर्ब के साथ ही इसका स्वागत करें। इसके साथ प्लूरल वर्ब एक ही कंडीशन में आ सकती है, वर्ब जब हम लोग इससे पास्ट सब्जंक्टिव स्टेटमेंट बनाते हैं, जब हम इससे पास्ट सब्जंक्टिव स्टेटमेंट बनाते हैं, केवल तभी संभव है, अदरवाइज इसको और कोई छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ठीक है जी। आगे लिखा इट रिप्रेजेंट, तो बस गड़बड़ यही हो गई, प्रेजेंट में बात चल ही रही है तो रिप्रेजेंट की जगह रिप्रेजेंट्स आप लोगों को करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट्स, ठीक है। आगे सेंटेंस को पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट्स क्लेम, है ना। तो क्या गवर्नमेंट का क्लेम, तो भाई का के की का पोजेशन सही है, अपोस्ट्रोफे सही है। ऑन द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स सेविंग्स, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर की सेविंग, तो यहां पर भी का के की का मीनिंग अपोस्ट्रोफे के साथ सही जा रहा है। बाकी का सेंटेंस हमने हमें बिल्कुल ठीक है, गड़बड़ जहां है वो आपके सामने है, ठीक है बच्चों, बढ़िया सवाल है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 को एक बार निपटाते हैं। बढ़िया सवाल है, पहले स्क्रीन को रोकें, खुद बनाकर देखें। अब मेरे साथ सीखेंगे इसको। रिहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम एज टू हु इज वेल्दियर। बढ़िया सवाल है ये, एडिक्विटी का एक प्यारा सवाल आपके सामने है, ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए मेरे बच्चों, रिहान एंड रोनित ये प्लूरल हो गए हैं, दो इंसानों के नाम अगर लिखें तो प्लूरल है। प्लूरल होने की वजह से आर अपनी जगह सही है। आर को ऑब्जर्व कीजिएगा, आर अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, आर अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, यानी कि ये जो भी हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा है इसके लिए ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आगे हमें लिखना होगा।
समझ रहे हैं? मैं अगर आपके सामने कहा एक छोटी सी बात, ही इज माई स्टूडेंट्स, तो क्या ये सही है कहना ही इज माई स्टूडेंट्स? आप कहोगे सर बिल्कुल गलत हो गया। लिंकिंग वर्ब एक इक्वल्स टू का साइन जनरेट करता है। जिस ही की हम बात कर रहे हैं वो तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर की वजह से ही इज माई स्टूडेंट आपको कहना होगा। भाई आप किसी एक सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो इंफॉर्मेशन भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो इंफॉर्मेशन को भी हम कोशिश करते हैं प्लूरल ही लिखें। ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ ही की जगह मैं दे लिख देता हूं तो दे के साथ आर, तब ये स्टूडेंट्स अपनी जगह वैलिड होता। तो रिहान एंड रोहित आर, आर के बाद लिखा है गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक जा रहा है, प्लूरल ये है तो प्लूरल भी ये है। एंड आ गया कंजंक्शन, आगे लिखा इट, इट ने फिर वही काम कर देना है। क्या इट के साथ हमें क्या चीज चाहिए? सिंगुलर वर्ब। डमी सब्जेक्ट होने की वजह से सिंगुलर वर्ब के लिए हम लोगों को यहां लिखना होगा क्या चीज? डज नॉट। ठीक है जी, आगे लिखा डज नॉट मैटर टू देम, है ना, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, एज टू हु इज वेल्दियर। ठीक है ना, अब हमारे सामने यहाँ इट के साथ डोंट लिखा है, गड़बड़ तो हमारे सामने यहाँ पर है। अब इसी लिखे हुए सेंटेंस में एक जगह पर और हम ध्यान से अगर देखेंगे तो एक जगह और हमें कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। ठीक है ना, मैटर टू देम एज टू हु इज वेल्दियर। अब कई सारे बच्चे ना यहाँ पर सोचेंगे कि सर आपने हमें बताया है कि हु अपने आप में सब्जेक्टिव केस होता है और हुम अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस होता है, और हम ये जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि टू के बाद हमें हु नहीं हुम यूज करना है? ठीक है, दिमाग में तो ये सवाल आना चाहिए, है ना। देखो उसका जवाब देने से पहले एक बार ये सोचने की कोशिश करें, मैं अगर आपसे सिर्फ यही पूछूं कि हु इज वेल्दियर, सिर्फ इसी को पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है मेरे बच्चे, हमारी ओवर थिंकिंग क्वेश्चन को गलत करने पर मजबूर कर देती है। समझ रहे हैं? कभी कभी हमारे रटे रटाए जो लॉजिक्स होते हैं ना, हम उन्हीं की वजह से सोचते हैं कि बस यही होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है बच्चे, अब यहां लिखा जो हु इज वेल्दियर, ये हु इज वेल्दियर में अगर मैं आपसे पूछूं ये हु किसकी बात कर रहा है, आप कहेंगे सर हु बात कर रहा है रिहान या रोहन में से किसी एक की। रिहान या रोहन में से किसी एक की बात कर रहा है। जब रिहान या रोहन में से कोई एक है जो ज्यादा अमीर है, समझ रहे हैं, तो इन दोनों में से एक को अगर चुना है तो हु अपनी जगह ठीक काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है, हाँ कि नहीं। अब इस हु की अगर इस वर्ब के हिसाब से समझे तो ये सब्जेक्टिव केस जा रहा है, तो इस हु की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वर्ब का सब्जेक्टिव केस अगर ये जा रहा है तो सब्जेक्ट की तरह ही इसका हम यूज करेंगे, इसीलिए हु अपनी जगह सही है। हालांकि इस लिखे हुए सवाल में हु से हटाकर हमें यहाँ विच लिख देना चाहिए था और वेल्दियर से पहले द भी लिख देना चाहिए था, लेकिन ये एक सेकेंडरी एरर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि इट के साथ इतना ब्लंट तो हम नहीं चल सकते कि यहाँ डोंट यूज कर सकें। तो एरर यहाँ अगर हम प्यूरिस्ट की तरह से समझें, है ना, यानी कि जो प्यूरिस्ट का मतलब प्योर ग्रामर पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो यहाँ टू को हु को हटाकर विच और यहाँ पर वेल्दियर से पहले डिटरमिनर द लगाना पड़ेगा। रीजन क्या है, इन दोनों में से अगर एक को आप चुनेंगे कंपैरिजन के बाद तो वो स्पेसिफिक बनेगा, पर इस चीज को अवॉइड भी किया जा सकता था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे। दे ऑल अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि प्लूरल की बात कर रहा है, ठीक है ना जी। अब हमने देखने की कोशिश की, यहाँ एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट अपने आप में प्रेपोजिशन है, ये हमारे सामने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो दे ऑल प्लूरल होने की वजह से ही यहाँ पर वर बिल्कुल सही काम कर रहा है। दे ऑल एक्सेप्ट शीरीन वर वेरी सैड, बहुत उदास थे। ठीक है, आगे हमारे सामने लिखा है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन होती है मेरे बच्चों। द फेयरवेल पार्टी, ये हमारे सामने क्या लिखा है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये हमारे सामने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इस गिवन को ध्यान से देखना और बताना क्या ये फाइनाइट वर्ब है या ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आप इसको सही पहचाने कि सर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब, देखो सर अगर किसी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो हम इसको कंसीडर करेंगे फाइनाइट वर्ब, ठीक है जी। या तो ये पैसिव की मतलब थर्ड फॉर्म है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, या प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट की फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है ना। अब इससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये तो हमारे सामने एडजेक्टिव बनता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है ना।
पार्टी जो दी गई थी, यहां से हमारे सामने पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज शुरू हुआ, गिवन टू द टीचर रिटायरिंग, जो टीचर रिटायर हो रहा था, यहां पर इसका रोल खत्म हुआ। एंड अपने आप में कंजंक्शन है छोटे भाइयों, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड हर इनडिफरेंस, हर अपने आप में डिटर्मिनर है किस नाउन के लिए, इस लिखे इनडिफरेंस के लिए। इनडिफरेंस अपने आप में एंस लगाने की वजह से अनकाउंटेबल नाउन है। भाई जिन शब्दों के अंत में आपको एंस देखने को मिले, ए एन सी ई देखने को मिले, आपको इज्म देखने को मिले, आपको आईएनजी देखने को मिले, है ना, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को शब्द मैंने कई बार बताए हैं। ये सभी के सभी जो शब्द होते हैं बेटा, किसी भी को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए। बिल्कुल टेक्निकल तोड़ दो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता बेटा। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से यहां पर क्या हो गया, वॉज हो गया, वेल नोटिस्ड। बस यही क्वेश्चन के अंदर दिक्कत थी जो हम लोगों ने ठीक कर दी। मजेदार सवाल, जरूर ध्यान रखिएगा बेटा। ये तो हमेशा आप लोगों के लिए फेवरेट रहने वाला सवाल है मेरे बच्चों। एक बार इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और खुद से बनाइएगा। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, ध्यान दीजिएगा। He reached quickly because 5 miles were not a long distance for a young man like him. देखिए एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। मैं इसको हमेशा मजाक में याद दिलाता हूं और मैं इसको बोलता हूं अवध से पहले। फिर से सुनिए, अवध से पहले। ए का मतलब अमाउंट होता है मेरे बच्चों, डब्ल्यू का मतलब वेट होता है, वेट का मतलब वजन हो गया, डी का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। एच का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, हाइट हो गया। एस का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, स्पीड। और पी का मतलब हमें समझ में आता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय का अंतराल। अब ये जो हमारे सामने सभी की सभी यूनिट्स हैं, इन सभी की सभी यूनिट्स को हम दो तरीके से यूज करते हैं। अगर हम इनको यूनाइटेड सेंस में, यूनाइटेड सेंस का मतलब क्या हुआ, इकट्ठे मिलाकर अगर इनको बताते हैं तो मेरे बच्चों ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं। प्रोनाउन इनके लिए इट हम यूज करते हैं। और अगर इन्हीं को हम टुकड़ों में बांटते हैं, यानी कि डिवाइडेड सेंस में, तो मेरे बच्चों हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और प्रोनाउन इसके लिए दे का यूज करते हैं, ठीक है ना जी। ओके, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि 5,000 रुपए मेरी इस जेब में है, तो 5,000 रुपए इकट्ठे इस जेब में है, यूनाइटेड सेंस, कलेक्टिव सेंस हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको कहा 5,000 रुपए मेरी पॉकेट्स में है। पॉकेट्स में होने का मतलब क्या हुआ सर, इस पॉकेट में, इस पॉकेट में, इस पॉकेट में, अलग अलग पॉकेट में आपने बिखार दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड सेंस हो गई, करेक्ट हो गया। अब सवाल को पकड़ते हैं। ही रीच्ड क्विकली बिकॉज, है ना, ही सब्जेक्ट हमारे सामने, रीच अपने आप में मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। इसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ ये एडवर्ब बिल्कुल सही है, बिकॉज कंजंक्शन होता है। आगे हमने देखा 5 माइल्स, 5 माइल्स अपने आप में डिस्टेंस की बात कर रहा है। ओके, डिस्टेंस बताने वाला ये हमारे सामने सब्जेक्ट है। वर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबा सफर, एक लंबी दूरी नहीं है। लंबी दूरी को क्या इसने टुकड़ों में बांटा है, कहीं पर डिवाइडेड सेंस क्रिएट की नहीं, तो यूनाइटेड सेंस में ही क्रिएट कर रखा है। तो मेरे बच्चे इसी की वजह से यहाँ वॉज लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, यही अपनी जगह बिल्कुल सही है। आगे इसने लिखा है क्या चीज, फोर। फोर अपने आप में प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन फ्रेज जो है। लाइक अपने आप में प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक दो तरीके से किसी भी वाक्य में काम कर सकता है। वर्ब की तरह जब ये काम करता है तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को पसंद करना, ठीक है ना, किसी भी चीज को प्रेम करना, किसी भी चीज को चुनना, ठीक है ना जी, किसी भी चीज को चुनना, है ना। आपने कहा आई लाइक समोसास, आपने कहा आई लाइक विंटर्स, किसी ने कहा आई लाइक हिम, तो यहां पर वर्ब की तरह यूज होता है। जब हम इसे प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है की तरह, ठीक है ना जी, सिमिलर टू इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लाइक हिम यानी कि उसकी तरह, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा सवाल है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा सीखने को इससे मिला। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, एक बढ़िया प्यारा सवाल है मेरे बच्चों, इससे हमें एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। पहले आप स्क्रीन को रोके अपने आप से इसको बनाएं। आइए बच्चों मैं सिखाता हूं। पीपल समटाइम्स आस्क मी,
ठीक है ना। पीपल समटाइम्स आस्क मी वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। सेंटेंस को 4 हिस्सों में बांटा है, एरर मिले किसी पार्ट में बताओ, नहीं तो नो एरर पर मार्क कर जाओ। देखो एक बहुत ही प्यारी चीज आपको सिखा रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरे साथ बोलना भी। 4P 3C योर गोपाल वर्मा इज माई एक्सट्रीमली फेवरेट। मैंने क्या बोल दिया और क्या लिख दिया, फिर से एक बार बोलेंगे। 4P 3C योर गोपाल वर्मा इज माई एक्सट्रीमली फेवरेट। आप कहेंगे ये क्या है सर, मेरे साथ मिलकर इसको समझने का काम करेंगे। 4P का मतलब होता है पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री। मैंने जो बोला उसको ध्यान से लिखना है, फिर से बोलना। पीपल, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री। 3C का मतलब हमें समझ में आता है कैटल, क्लर्जी और कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सेना। Y का मतलब यूथ, G का मतलब जेंट्री, V का मतलब वर्मिन, I का मतलब इन्फेंट्री, M का मतलब मेजोरिटी, E का मतलब इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब होता है चुनाव सूची, जिसमें वोट डालने वालों की लिस्ट बनती है। और F का मतलब होता है फोक, FOLK। ठीक है जी। तो ये हमारे सामने सभी के सभी वो नाउन हैं मेरे दोस्तों जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, इसीलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं। तो मेरे बच्चे अब यहाँ पर सवाल तोड़ना आसान हो जाएगा। पीपल अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, समटाइम्स तो अपने आप में फ्रीक्वेंसी बताने वाली एक एडवर्ब है, ठीक है ना। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे हम, आस्क। तो करेक्शन कहाँ जरूरत है हमारे सामने, डी पार्ट में। मजेदार सवाल, सीखने को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सवाल से, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 को एक बार सोल्व करके देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बार इसको आप सोल्व करके देखिए। नाइस। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को तोड़ना है। माई टीचर सेड टू मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स वर नॉट गोल्ड। देखिए मेरे बच्चों, इस सवाल के अंदर एक टेक्निक आपको समझनी है। हमारे सामने एक बहुत ही बेसिक रूल है जो हमेशा एग्जामिनेशन में मदद करता है। जब हमारे सामने सेंटेंस एक नहीं दो क्लॉजेस में बटा हुआ हो, ठीक है ना, दो अलग अलग क्लॉजेस में बटा हुआ हो, तो इन दोनों के दोनों अलग अलग क्लॉज की एक खास पहचान है। क्या खास पहचान है, इन दोनों के अंदर जो वर्ब यूज की गई ना, इनका जो टेंस है, इन दोनों के अंदर की जो वर्ब है, इनका जो टेंस है, वो आपस में खूबसूरत तालमेल बैठाता है। कैसे तालमेल बैठाता है, अगर हमारे सामने लिखे हुए पहले क्लॉज की बात प्रेजेंट में है, तो दूसरे क्लॉज को हम किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। ठीक है बच्चों। अगर हमारे सामने कोई भी बातचीत पहले क्लॉज में, अगर कोई भी बातचीत हमारे सामने फ्यूचर में कही गई है, तो दूसरे क्लॉज में हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रेजेंट टेंस का यूज करें, ठीक है, या फिर पास्ट टेंस का यूज करें, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम फ्यूचर टेंस का यूज ना ही करें। इसकी वजह है कि वो एडवर्बियल क्लॉज अगर बन जाता है तो फ्यूचर में नहीं बताया जाता। ठीक है जी। फिर तीसरी बात हमारे सामने आती है कि अगर हमारे सामने पहला सेंटेंस अगर यानी कि पहला क्लॉज अगर पास्ट में लिखा है, तो दूसरे क्लॉज को हम पास्ट में ही लिखते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा एक्सेप्शन आ जाता है मेरे लाडले बच्चों, और वो एक्सेप्शन क्या आ जाता है कि अगर हमारे सामने कोई स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई हो जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, जो हमेशा के लिए एक जैसी ही रहती है, तो बाबू यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम आने वाली स्टेटमेंट को प्रेजेंट में ही रख लेते हैं। समझ रहे हैं। कोई भी ऐसी कहावत हो जिसका इम्पैक्ट हमेशा एक जैसा ही रहता है, तो उसको भी हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट में ही रखते हैं। समझ रहे हैं। तो ये वाली ही बात बहुत ज्यादा एग्जाम्स में हमें परेशान करती है। तो अब मेरे नन्हे बच्चे इस सवाल को तोड़ना मेरे साथ सीखेंगे। माई टीचर, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आगे लिखा है सेड टू, है ना, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कुछ लॉजिक यहाँ लगाएगा। आगे हमने देखा ये ही इसका लिखा हुआ लिसनर है, दैट लिखी है कंजंक्शन, यानी कि सेंटेंस को मेरे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल दैट, सर यहाँ दैट अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ऑल हमारे सामने सब्जेक्ट है। अब किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ऑल को अगर आप देखेंगे तो दो अर्थ निकल कर आते हैं, एक सब और एक सभी। जब सब की बात करता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन का काम करता है, और इसी वजह से इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेकर चलते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूं, ऑल इज वेल। हिंदी अगर आप निकालोगे तो आप कहेंगे सब बढ़िया है, ऑल इज वेल। ठीक है। सभी के लिए अगर हम यूज करते हैं तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिप्लेस करता है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं।
ठीक है बच्चे। और सभी का मतलब क्या समझ में आता है? जो सभी वस्तुएं हैं, सभी लोग हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अगर मैंने कहा ऑल आर वेल, तो इसका मतलब सभी लोग, मैं सभी लोगों की या सभी जानवरों की बात कर रहा हूँ, सभी अच्छे हैं। ठीक है, तो ऑल अपने आप में परेशान करेगा। अब यहां पर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सभी चीजों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यहां पर सभी की बात नहीं कर रहे, आप सब की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सब का मतलब क्या है? हमारे सामने कोई भी जो मेटल है उसकी जो चमक है, उसकी चमक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल दैट ग्लिटर्स, ठीक है ना। अनकाउंटेबल होने की वजह से ग्लिटर्स बिल्कुल सही है, ऑल दैट ग्लिटर्स। अब इसी ऑल सिंगुलर होने की वजह से हमें यहां पर प्रेजेंट लाना पड़ेगा, इज नॉट गोल्ड। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं? जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया, सर वर की जगह ना यहां पर इज लगा दो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यह सवाल पूछता, बेटा वर की जगह आर कर दूं तो आपके दिल में ये घबराहट आ जाएगी, अरे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एक्चुअल में लॉजिक कहाँ छिपा है? इस ऑल में छिपा हुआ है। मेरे लाडले छोटे भाइयों, यहाँ पर ये जो दैट और ग्लिटर्स लिखा है ना, ये तो अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जुड़ा हुआ रिलेटिव क्लॉज है, इसमें तो कोई घबराहट है ही नहीं। हालांकि ये आपको हिंट दे रहा है कि दैट रिलेट ऑल को कर रहा है, इस ऑल की वजह से ये ग्लिटर्स आया है, ये अनकाउंटेबल है, इसी की वजह से यहां अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर। ठीक है, तो मेरे बच्चे किसी भी सवाल में जजमेंटल नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हर क्वेश्चन को पेपर में बड़े आराम से पेशेंस के साथ अटेम्प्ट करना है। ठीक है मेरे बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन 47 को देखते हैं, क्या कहता है ये सवाल। एडिक्विटी का एक प्यारा सवाल है, इसको बनाकर देखते हैं। इफ यू वांट टू हेल्प बीज, मेक श्योर योर फैमिली डोंट यूज पेस्टिसाइड्स इन योर यार्ड। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। पहले तो यहां पर इस यार्ड के दो अर्थ समझ आते हैं। ठीक है ना जी, एक यार्ड का मतलब तो हमें समझ में आता है आंगन, ठीक है ना, जो किसी भी घर का हिस्सा हो सकता है, किसी समुद्र या तटीय इलाके का हिस्सा हो सकता है। ठीक है ना, एक यार्ड का मतलब होता है गज। गज अपने आप में यूनिट है। ठीक है ना, जैसे आपका जो मकान है वो कितने गज का है, कितने यार्ड्स का है, तो दोनों का अर्थ ध्यान से समझिएगा। अब यहां हमारे सामने इफ के साथ लिखा है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, यहां से कंडीशन बनाना शुरू हुआ है। यू हमारे सामने सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है। अगर आप चाहते हैं, टू हेल्प अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब की इंफिनिटी फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं मदद करना, किसकी? मधुमक्खियों की। ठीक है जी, अब यहां से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू हुआ। मेक श्योर, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना जी, मेक अपने आप में, मेक अपने आप में क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और ये श्योर अपने आप में एडजेक्टिव है। आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, योर फैमिली, कि आपकी जो फैमिली है, तो अब आपकी फैमिली क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट किसके लिए हो गया भाई? इस लिखी हुई वर्ब के लिए। तो सर योर फैमिली तो सिंगुलर है। योर फैमिली डजंट यूज पेस्टिसाइड इन योर यार्ड, इस यार्ड का मतलब आंगन की बात कही गई है। करेक्ट है भाई, हाँ कि नहीं? तो गड़बड़ तो हमने पकड़ ली, लेकिन गड़बड़ के अलावा हम लोगों को वो सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना है जो कभी कभी हमारे क्वेश्चंस को बनाने में मदद करती है। वरना स्टूडेंट्स की शिकायत यही रह जाती है, सर हमसे ना फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो पाते, हमसे क्लोजेस्ट नहीं हो पाता। सब आपसे बनेगा, मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों एक सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन 48 हमें क्या कहता है? पहले स्क्रीन को आप रोकेंगे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम समझेंगे। सवाल हमारे सामने कहता है इवन दो, है ना। इवन दो अपने आप में एक कंजंक्शन की तरह काम करने वाला शब्द है, जो हमें बताने का काम करता है कंट्रास्टिंग रिजल्ट के बारे में। ठीक है ना, जो हमें बताने की कोशिश करता है कंट्रास्टिंग रिजल्ट के बारे में। ठीक है ना, कंट्रास्टिंग रिजल्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई इंसान बीमार है तो परिणाम क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? नेचुरल रिजल्ट क्या निकलेगा? उसे आराम करना है। कोई इंसान बीमार है तो नेचुरल रिजल्ट है वो आराम कर रहा है। ठीक है ना, कंट्रास्टिंग रिजल्ट क्या होगा? कोई इंसान बीमार है, ठीक है ना जी, फिर भी वो काम कर रहा है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे? इवन दो ही इज इल, कॉमा ही इज वर्किंग। गॉट इट? तो ये चीजों को समझने की जरूरत है। अब मेरे नन्हे बच्चे यहां से हमारे से वी आर क्वाइट डिफरेंट, है ना। वी हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले ये आ गया एडवर्ब। ठीक है ना, फ्रॉम हमारे सामने कुछ और नहीं, प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना जी, अब यहाँ इस वी का मतलब कितनी संख्या है? दो लोगों की संख्या है, दो की वजह से ही यहाँ पर ईच अदर यूज हुआ है।
ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, ईच अदर की जगह वन अनदर भी आ सकता है। आप ऐसे नहीं समझेंगे। सर मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, वी लव ईच अदर, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, वी लव ईच अदर, ठीक है ना, और फिर मैं इस ईच अदर को हटाकर वन अनदर की बात कर देता हूं। इन दोनों में क्या फर्क होगा? तो अगर मैं आपको कहूं वी लव ईच अदर, तो इसका मतलब तो हमें ये समझ में आया कि एक तरफ हमारे सामने कौन है? पप्पू है, एक तरफ हमारे सामने कौन है? पपीता है, ठीक है ना जी। अब पप्पू ने पपीता को कहा हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे भाई, ठीक है ना, तो ईच अदर की कंसीडरेशन दो की बात हुई। इन दोनों का होगा बिया, बिया होने के बाद पप्पू और पपीता के पप्पू चप्पू लप्पू तीन बच्चे पैदा हो गए, है ना। कौन कौन पैदा हो गए? पप्पू, लप्पू, चप्पू, तीन बच्चे पैदा हो गए। तब ये पांच हो गए तो काय कहेंगे भैया? वी लव वन अनदर। फिट है बॉस, हाँ कि नहीं? करेक्ट है। तो मेरे भाई जितने भी ये प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे वी है, जैसे मैंने कहा यू है, जैसे मैंने कहा दे है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन में तीनों के तीनों प्लूरल हैं, और प्लूरल के साथ आप ईच अदर का भी यूज कर सकते हैं, आप वन अनदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंसीडरेशन क्या है। दे का मतलब दो भी हो सकता है, दे का मतलब दो से ज्यादा भी हो सकता है, यू का मतलब क्या? दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, वी का मतलब आपको बता ही दिया। वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंस। किस चीज में? हमारी फूड प्रेफरेंस में। ये इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। वी बोथ, कंफर्म हो गया। बोथ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों हिंदी में? बोथ का मतलब निकलता है दोनों। दो की बात कही तो ये ईच अदर वेरीफाइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अब वेरीफाई हो गया है। वी बोथ का मतलब दोनों की बात कही गई है। आगे इसने कहा है वी बोथ, जब दो की बात है तो लव्स क्यों यूज कर रहे हैं? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ हम प्लूरल की प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं। वी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिकेसीज। डेलिकेसीज का मतलब होता है स्वादिष्ट व्यंजन, ठीक है ना, जो हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं, कहाँ का? साउथ इंडियन, ठीक है बच्चे। तो सवाल भी बहुत मजेदार था, टेक्निकल तोड़ना भी शुरू किया। ये है एडिक्विटी की। एडिक्विटी के पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको परेशान कर सकता है। एडिक्विटी अपने एक ही क्वेश्चन के अंदर दो तीन कॉन्सेप्ट्स को उलझा दे रहा है, बस आपको क्या करना है? आपको क्लास के अंदर पूरे डेडिकेशन के साथ सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है बच्चे। चलिए, मजेदार सवाल था। आइए बच्चों, इस सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आराम से समझें और ध्यान से इसको पहले खुद से पढ़कर सोल्व करने की कोशिश करें। आइए अब मैं इसको लॉजिकली तोड़ना शुरू करता हूं। यहां लिखा है मिस्टर दास। मिस्टर दास हमारे सेंटेंस का कौन है? सब्जेक्ट। कायदे से कौन है? नाउन है। अब भाई मिस्टर दास अपने आप में कौन है? आप कहेंगे मिस्टर दास की इंफॉर्मेशन हमारे सामने क्या दी गई है? सर मेरे मित्र हैं और प्रिंसिपल है, कहाँ के? इस कॉलेज के। ये सारा का सारा जो लिखा है ना मेरे बच्चों, इस नाउन की इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना जी। ये इस लिखे हुए नाउन की इंफॉर्मेशन है। तो बाबू इस लिखे हुए नाउन की इंफॉर्मेशन को अगर ये पूरा कर रहा है तो इसी को एक नाम से आज आप सीख लेंगे, और इसे आप कहते हैं क्या चीज? एपोजिटिव केस। इसे आप लोग क्या कहते हैं? एपोजिटिव केस ऑफ नाउन। क्या कहते हैं? एपोजिटिव केस ऑफ नाउन। जैसे अगर मैंने आपको कहा राज, माय नेबर हैज डाइड, तो एक्चुअल में मरने का काम किसका हुआ भाई? राज का। यही हमारा सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट की जानकारी ये दे दी गई है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारे सामने। अगर आपसे कॉम्प्रीहेंशन में ये सवाल पूछे कि ये नाउन का कौन सा केस है, तो आप कहेंगे सर राज अपने आप में एक नाउन है और ये नाउन का एपोजिटिव केस है, ठीक है जी। इसी सब्जेक्ट के अनुसार हैज और ये आगे हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब लिखी गई है, कोई एतराज नहीं है इसमें, ठीक है भाई। अब मिस्टर दास ही हमारे सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट है तो मिस्टर दास के अकॉर्डिंग तो हैज नहीं, आई मीन हैव नहीं, हैज का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है जी। अब यहाँ एक और चीज छिपाई गई है, एडिक्वेट है ना, मानेगी नहीं, कुछ शैतानी तो करेगी ही क्वेश्चन में। यहाँ हमारे सामने लिखे हुए सवाल में मजेदार बात क्या चीज हम लोगों को ध्यान से देखनी थी मेरे नन्हे बच्चों, यहाँ पर फ्रेंड हमारे सामने एक नाउन है, ठीक है जी। यहाँ प्रिंसिपल हमारे सामने एक नाउन है, दो अलग अलग नाउन्स हैं,
है ना। यहाँ पर इसके लिए भी एक ही डिटर्मिनर और मेरे नन्हे बच्चे इसके लिए भी एक ही डिटर्मिनर। इसी से हमें पता चला कि ये दोनों के दोनों इंसान एक ही हैं, ये दोनों के दोनों एक ही पर्सन हैं। तो इसमें अगर एक ही पर्सन है तो इसमें भी हमें कोई भी एतराज नहीं है। तो ऐसे सवाल अब आप लोगों से पूछे जा रहे हैं कि क्वेश्चन एक ही है, कॉन्सेप्ट्स एक से ज्यादा है। तैयार रखिएगा, मस्त रहेगा और मेहनत कीजिएगा।